हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है पीडब्ल्यू पे। मैं आपका टीचर, आपका दोस्त, आपके फिजिक्स का नीट का हमसफर जगजोत सर हर बार की तरह आप लोगों के सामने यहाँ हाजिर हूं लेक्चर नंबर 4 लेके यकीन 5.0 में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड थर्मोडायनेमिक्स पे चर्चा रहेगी जारी। क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, इसमें काफी कुछ हमें सीखने को मिलता है। यहाँ पे हम लोग बहुत बेसिक तरीके से समझ सकते हैं गैसेस का बिहेवियर, गैसेस कैसे बिहेव करती है, ये सब कुछ इस चैप्टर में सिखाया जा रहा है। लास्ट लेक्चर में भी काफी कुछ नई चीजें हम लोगों ने सीखी। हम लोगों ने डिफरेंट तरीके की प्रोसेसेस के बारे में चर्चा की, चाहे वो आइसोबारिक हो, आइसो थर्मल हो, चाहे वो एडियाबैटिक हो, आइसोकोरिक हो। डिफरेंट तरीके की प्रोसेसेस के बारे में चर्चा किया हम लोगों ने, और हम लोगों ने देखा किस तरीके से उन प्रोसेसेस में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी होती है, उसके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कशन किया। आज हम लोग चर्चा करेंगे आगे, इसके आगे जो भी हम लोगों ने पढ़ा है, यानी कि क्वेश्चंस पे चर्चा करेंगे, सवाल करेंगे। ज्यादा से ज्यादा सवाल करने जरूरी है। हम कोई भी लेक्चर, कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं, नीट में आने तो वाले सवाल ही हैं, सिर्फ वो सवाल हैं जो आप लोगों को कंफ्यूज कर सकते हैं। सो मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा आज के लेक्चर में भी मैक्सिमम कॉन्सेप्ट्स, मैक्सिमम सवाल आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूं, मैक्सिमम चीजों पे यहाँ चर्चा कर लूं। ठीक है। सो मोस्ट ऑफ द चीजें आज मैं कोशिश करूंगा कवर कर लूं, मैक्सिमम कंटेंट। और लास्ट लेक्चर में थोड़ा हम रिवीजन टाइप कुछ कर लें, या फिर एक दो चीजें जो बचेंगी वो डिस्कस कर लें। सो स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। क्या आप लोग पढ़ के आए हैं? क्या आप लोग रिवाइज करके आए हैं? देखो, अगर कोई बच्चा कहता है ना कि कोई टॉपिक मुश्किल लग रहा है या फिर कोई चीज़ अच्छे से कवर नहीं हो रही है, तो उसका एक रीज़न ये भी है, वजह ये भी है कि हम लोग प्रिपेयर नहीं रहते हैं। अगला लेक्चर अटेंड करने तो आ जाते हैं, पर पिछले वाले को रिवाइज नहीं करते। उससे क्या होता है ना, एक ब्रेक मिल जाता है बीच में। क्या होता है ना, एक 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 लिंक टूट जाता है। ये लाइक अ चैन, एक कड़ी होती है ना, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी। लेक्चर्स भी कुछ इसी तरीके से होते हैं। अगर आपने उस कड़ी में से, उस चेन में से कोई एक पार्ट मिस कर दिया, तो आगे की कड़ी तक पहुंचोगे कैसे, समझोगे कैसे? ठीक है। सो कोशिश यही करना है, जो आप पढ़ रहे हो, कुछ ज्यादा करने के लिए नहीं कहा जाता आपको। जो आप पढ़ रहे हो उसको एक बार नजर जरूर फेरा लिया करो आने से पहले अगले लेक्चर में, ताकि आप लोगों को कंटिन्यूशन में लगे। हालांकि देखो, मोस्टली चीजें मैं आप लोगों को रिकैप करा देता हूँ, जैसे आज भी कराऊंगा, क्वेश्चंस के थ्रू चीजों को याद दिला देता हूँ। पर क्या होता है ना, जब हमें ऑलरेडी वो पहले से पता हो तो हमारा इंटरेस्ट और बढ़ जाता है, सब्जेक्ट से प्रेम लगाव और ज्यादा हो जाता है जब वो हमें अच्छे से समझ में आता है। ठीक है। सो कोशिश करते हैं आज का ये लेक्चर बहुत अच्छे से कवर अप हम करें। स्टार्ट कर रहा हूं मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, इंपॉर्टेंट चीजों से आज मैं स्टार्ट करूंगा। क्या क्या आज हम कवर करने वाले हैं, क्वेश्चंस का रिकैप करने वाले हैं, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेसेस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ज़ेरोथ लॉ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, and बहुत सारी चीजें हैं जी। आज के जो इस लेक्चर में काफी सारे क्वेश्चंस, काफी सारी चीजें आपको मिलेंगी। तो शुरू करते हैं पहले सबसे सिंपल क्वेश्चन से। आप देख सकते हो, अ सैंपल ऑफ आइडियल गैस अंडरगोज एन आइसोथर्मल एक्सपेंशन if dq du and dw represents the amount of heat supplied, the change in internal energy and work done respectively। सो यहाँ पे हम लोगों को आइसोथर्मल एक्सपेंशन कह रहा है। तो यहाँ पे दो चीजें क्लियर हो जाती है। एक तो आइसोथर्मल वर्ड से आप समझ जाते हो कि डेल्टा टी जीरो है, और जहां डेल्टा जीरो होता है वहां इंटरनल एनर्जी का चेंज भी जीरो हो जाता है। यानी कि दो चीजें यहां से क्लियरली नजर आती हैं, ना तो टेम्परेचर बढ़ेगा ना इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, ये हम जानते हैं ना। इसके बाद अगर हम बात करें एक्सपेंशन से, हम क्या सीखते हैं यहाँ पे, अगर उसने वर्ड लिखा है एक्सपेंशन, यानी कि वॉल्यूम बढ़ रहा है, डेल्टा वी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। यहाँ गैस एक्सपेंड कर रही है, तो डेफिनेटली यहाँ पे जो वर्क डन होगा ना आपका, वो कैसा होने वाला है, पॉजिटिव होना, सॉरी, वर्क डन कैसे होने वाला है आपका, पॉजिटिव होने वाला है। यानी कि यहाँ पे वर्क डन बाय गैस विल बी पॉजिटिव। ठीक है ना। और क्या पता है हमें आइसोथर्मल प्रोसेस में, अगर हम फर्स्ट लॉ की बात करें, थर्मोडायनेमिक के फर्स्ट लॉ पे डिस्कशन करें, तो जो इसका पहला लॉ है उस पर एक बार डिस्कशन कर सकते हैं। बहुत सिंपल है। जो इसका फर्स्ट लॉ है वो क्या लिखा जाता है, अगर हम ध्यान से देखें, डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस जो भी हमारा वर्क डन है इसके बराबर होता है। ठीक है। सिंस चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमारी जीरो है, यहाँ पे जो मेरा डेल्टा क्यू है वो वर्क डन के बराबर हो जाएगा, और क्योंकि वर्क डन पॉजिटिव है तो डेल्टा क्यू भी यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। तो सिंपली अगर हम ध्यान से देखेंगे यहाँ क्वेश्चन में, यहाँ पे हम क्लियरली कह सकते हैं कि यहाँ पे जो मेरा डी यू है वो जीरो है ना, वर्क डन मेरा पॉजिटिव है और डी क्यू भी मेरा पॉजिटिव है। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है। अगर आप इसको बेसिक से करेंगे तो ये बिल्कुल आसान है। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपने सॉल्व किया होगा और आपका आंसर आया भी होगा।
आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। इन द गिवन वीटी डायग्राम व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन P1 एंड P2। सो अगर आप ध्यान से देखोगे ये कौन सा डायग्राम है, ये वॉल्यूम टेम्परेचर, वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, क्योंकि यहाँ स्ट्रेट लाइन आपको नजर आ रही है और स्ट्रेट लाइन देखते ही आपको ये चीज समझ जाना चाहिए कि अगर स्ट्रेट लाइन बन रहा है तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। और ये तब होता है जब प्रेशर कांस्टेंट होता है, यानी कि ये कौन सी प्रोसेस होगी, ये प्रोसेस हो गई आपकी आइसोबारिक प्रोसेस, ठीक है ना। ये हमारी आइसोबारिक हो गई। ऑब्वियसली उसने बोला इस पूरे ग्राफ में प्रेशर P2 है, इस पूरे ग्राफ में प्रेशर P1 है। यहां से भी वो आपको एक अच्छा खासा हिंट दे रहा है, यहां से भी वो आपको अच्छी खासी इंफॉर्मेशन दे रहा है कि इस पूरे ग्राफ में प्रेशर एक जैसा है, इसमें एक जैसा है। ओके, आइसोबारिक प्रोसेस सिंपल, ये तो हम जानते हैं ना, सिंपल है ना, समझ में आई ये बात। आइसोबारिक P1 पे, आइसोबारिक P2 पे। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर हमें ये चीज समझ में आ गई तो हम लोगों को पता है यहाँ वॉल्यूम टेम्परेचर ग्राफ बनाया गया, आपको याद है PV इज इक्वल्स टू हम nRT लिखते हैं, तो यहां से वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं nR डिवाइडेड बाई P इंटू T। तो यही कांस्टेंट होता है ना, यही कांस्टेंट होता है हमारा आइसोबारिक प्रोसेस में। जब हम वॉल्यूम टेम्परेचर ग्राफ बनाते हैं तो इसका जो स्लोप है वो एक्चुअली किसके इक्वल है, वो nR डिवाइडेड बाई P के, यानी कि स्लोप इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। तो इसमें से जिसका स्लोप ज्यादा है उसका प्रेशर कम है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहां पे आपको नजर आ रहा है इसका स्लोप, अगर मैं देखूं ध्यान से, मान लेते हैं इसका स्लोप m2 है, इसका स्लोप m1 है, तो ऑब्वियसली ये एंगल छोटा है, ये एंगल बड़ा है, तो आपका स्लोप m2 m1 से बड़ा होगा। और जहां स्लोप m2 m1 से बड़ा, स्लोप इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर है, तो P1 P2 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि यहां पे P1 इज ग्रेटर देन P2। ये फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहाँ पे जो आपका स्लोप है ना बेटा, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, ये हम लोगों ने डिस्कस भी किया था आइसोबारिक प्रोसेस में, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। इफ एन आइडियल गैस इज कंप्रेस्ड ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस, अगर आइसोथर्मल प्रोसेस के दौरान अगर हम किसी आइडियल गैस को कंप्रेस करते हैं तो क्या होता है, सोचने वाली बात है। आइसोथर्मल प्रोसेस का क्या मतलब है, याद करो, इसमें डेल्टा टी या फिर डेल्टा यू ये दोनों ही जीरो के बराबर हो जाते हैं, और जो डेल्टा क्यू है ये हमारा वर्क डन हो जाता है, यही होता है ना। और यहाँ पे हम लोगों को क्या वर्ड यूज किया गया है, कॉम्प्रेशन। कॉम्प्रेशन का मतलब है चेंज इन वॉल्यूम नेगेटिव है, वॉल्यूम घट रहा है, कॉम्प्रेशन है ना, तो चेंज इन वॉल्यूम नेगेटिव है, वॉल्यूम घट रहा है ना, यानी कि यहाँ वर्क डन नेगेटिव होता है, वर्क डन ऑन गैस होता है, यानी वर्क डन बाय गैस नेगेटिव होता है, यानी कि यहाँ पे मेरा जो वर्क डन है वो नेगेटिव होता है। तो वर्क डन डेफिनेटली नेगेटिव है क्योंकि कॉम्प्रेशन वर्ड यूज किया, एक्सपेंशन होता तो वर्क डन पॉजिटिव होता। तो यहाँ पे जो डेल्टा क्यू है उसकी अगर हम बात करें तो वो भी कैसा होना चाहिए, मेरा नेगेटिव होना चाहिए। मतलब डेल्टा क्यू नेगेटिव कब होता है, जब एनर्जी रिलीज होती है। डेल्टा क्यू पॉजिटिव कब होता है, जब सिस्टम को एनर्जी मिलती है। जब गैस को हीट किया जाए तो डेल्टा क्यू पॉजिटिव, जब गैस से हीट निकाली जाए, इजेक्ट की जाए, तो वो नेगेटिव। अब आप खुद सोचो यहाँ पे क्या होना चाहिए, डेफिनेटली हीट इज इजेक्टेड बाय द गैस, यही होना चाहिए ना। यहाँ पे जो गैस है इससे हीट इजेक्ट की जा रही है। बाकी सारे ऑप्शंस भी देख सकते हैं, नो वर्क इज डन, ये तो गलत है, वर्क डन हो रहा है तभी वॉल्यूम चेंज हो रहा है। इट्स इंटरनल एनर्जी विल इंक्रीज, वो तो कांस्टेंट है। प्रेशर डज नॉट चेंज, इसका कुछ कह नहीं सकते, प्रेशर क्यों नहीं चेंज होगा भाई, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, सेकंड ऑप्शन डेल्टा क्यू नेगेटिव है, जिसका मतलब ये होता है, डेल्टा क्यू नेगेटिव होने का क्लियरली ये मतलब सिखाया गया था कि हीट सिस्टम से बाहर जा रही है, सराउंडिंग में जा रही है, तो डेल्टा क्यू नेगेटिव है, हीट इज रिजेक्टेड। When a system changes from one to another state, the value of work done, जब हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे जाते हैं तो वर्क डन हमें पता है डिफरेंट प्रोसेसेस में अलग आता है। हमने लास्ट क्लास में देखा था वर्क डन एडियाबैटिक में अलग था, आइसोथर्मल में अलग था, आइसोबारिक में अलग था, आइसोकोरिक में था ही नहीं, यानी कि वर्क डन डिपेंड्स अपॉन द पाथ, इट डज डिपेंड्स अपॉन द पाथ, कि कौन सा पाथ आप ले रहे हो ये इस पे डिपेंड करता है। मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस, ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखी थी, ये Cp होता था 1/n नंबर ऑफ मोल्स dq by dt एट कांस्टेंट प्रेशर। ये जो ब्रैकेट के बाहर P लिखा है इसका मतलब कांस्टेंट प्रेशर है। ये हमारी क्या होती थी, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, ये हमारी मोलर स्पेसिफिक हीट है, बट कहां पे है, एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है ना, एट कांस्टेंट प्रेशर। इसकी यूनिट सोचो क्या होगी, अगर आप ऐसे भी देखो
तो हीट है जूल पर यूनिट टेम्परेचर, यानी कि पर केल्विन पर मूल, जूल पर केल्विन पर मूल। ऐसे ही सीवी की अगर हम बात करें तो 1/n dq/dt और 1/n du/dt भी लिख सकते हैं, यानी कि सीवी को 1/n du/dt या dq/dt क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि फॉर आइसोकोरिक हम लोग जानते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन हमारा 0 होता है, तो जो मेरा डेल्टा क्यू होता है वही मेरा डेल्टा यू होता है। तो एक ही चीज है, डेल्टा क्यू और डेल्टा यू यहाँ पे सेम ही चीज है। डी क्यू या डी यू की अगर हम बात करें वो बराबर है, ठीक है ना। आप डी क्यू की बात करो या डी यू की बात करो वो यहाँ पे बराबर है, इसलिए हम ऐसे लिख सकते हैं। याद होगा आपको, हम लोगों ने लिखना भी सीखा था, यहाँ से हम डी यू को एन सी वी डेल्टा टी यानी कि डी टी लिख सकते हैं, ठीक है ना। एन सी वी डी टी यहाँ पे हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, ठीक है। और Cp मेरा आइसोबारिक प्रोसेस के लिए है, कांस्टेंट प्रेशर के लिए है। ये किसके लिए होता था, कांस्टेंट प्रेशर के लिए, आइसोबारिक के लिए होता था, उसके लिए हम Cp डिफाइन करते थे। दोनों मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, वो कांस्टेंट प्रेशर पे है, ये क्या है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है ना। ये क्या है, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, बट कहाँ पे, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे है ना, तभी नीचे Cv लिखा है। वी को लिखने का तरीका ही ये है, समझाना। यहाँ पे वी लिखने का या यहाँ वी लिखने का मकसद यही है कि समझाना कि ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे चल रहा है, ठीक है। इसके अलावा हम लोगों ने और चीजें भी डिस्कस की थी, अगर आप लोगों को याद हो, हम लोगों ने एक चीजें डिस्कस की थी। अगर हम बात करें सीवी की तो हम इसको लिख सकते हैं F/2R, और सीपी की अगर हम बात करें इसको लिख सकते हैं F/2 + 1R। ये क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है सीपी सीवी प्लस आर होता है। क्या ये सारी चीजें याद आ रही है आपको, ये पढ़ी हुई है ना। और गामा क्या होता है, अगर हम ध्यान से देखेंगे, डिग्री अगर हम ध्यान से देखेंगे, गामा एडियाबैटिक कांस्टेंट है ना, ये क्या होता है हमारा, ये होता है Cp डिवाइडेड बाय Cv, ठीक है ना। दिस इज Cp डिवाइडेड बाय Cv, यानी कि आप चाहो तो इसको इस तरीके से लिख सकते हो, ये हो जाएगा F+2 डिवाइडेड बाई F, ठीक है ना। F+2 डिवाइडेड बाई F, आप रेशियो लेके देख सकते हो, आप यहाँ पहले एलसीएम ले लो, यहाँ F+2/2 आ जाएगा, यहाँ F/2 है, डिवाइड करोगे तो F+2 डिवाइडेड बाई F, आप इसको गामा लिख सकते हो, या फिर इसको 1+2/F भी लिख सकते हो। देख सकते हो डिग्री ऑफ फ्रीडम और एडियाबैटिक कांस्टेंट में क्या रिलेशन है, ठीक है ना। ये एडियाबैटिक कांस्टेंट है, इसको गामा कह रहे हैं, यही मेरा एडियाबैटिक कांस्टेंट है ना, और F मेरा डिग्री ऑफ फ्रीडम है। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो अभी हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है, ये भी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको ध्यान रखें, ठीक है। समझ में आ रहा है अच्छी तरीके से। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने वही चीज लिखी है, यहाँ पे आप लोग जानते हैं Cp क्या है, Cv क्या है। Cp हमेशा Cv से बड़ा होता है, आप लोग याद रखना। Cp Cv से बड़ा क्यों होता है ये भी याद रखना। अगर आप कांस्टेंट प्रेशर की बात करें तो कांस्टेंट प्रेशर और Cv का मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम के टाइम पे क्या होता है, आप जितनी हीट देते हैं, ठीक है ना, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आप कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करो तो आप जितनी भी हीट दे रहे हैं सब टेम्परेचर बढ़ाने में जा रही है, इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में जा रही है। डेल्टा क्यू डेल्टा यू के इक्वल हो जाता है, क्योंकि वर्क डन यहाँ पे जो होता है वो 0 होता है। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे डेल्टा क्यू डेल्टा यू के इक्वल होता है। आप खुद सोचो, आप एक गैस को हीट कर रहे हो, वो हीट सिर्फ इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में जा रही है, यानी कि टेम्परेचर को बढ़ाने में जा रही है, तो टेम्परेचर जल्दी बढ़ जाएगा, तो सीवी कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो सीवी यहाँ पे क्या हो जाता है, कम हो जाता है, टेम्परेचर आप जल्दी बढ़ा सकते हो। सीवी का मतलब ही है कि आपको कितनी हीट देनी पड़ेगी टेम्परेचर बढ़ाने में, तो यहाँ पे कम हीट में भी आप टेम्परेचर बढ़ा सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ वर्क डन 0 है, ठीक है ना। सीवी में वर्क डन 0 है, क्योंकि सीवी हीट बढ़ाना पर यूनिट टेम्परेचर कहलाता है। अगर हम सीवी की बात करें तो यहाँ पे 1/n और यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा यू बाई डेल्टा टी, या फिर डी यू बाई डी टी लिख सकते हैं, 1/n डी यू बाई डी टी, ठीक है ना। तो आप अगर कुछ भी हीट दे रहे हैं, सारी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में जा रही है, टेम्परेचर को बढ़ाने में जा रही है। बट ऑन दी अदर हैंड अगर आप कांस्टेंट प्रेशर की बात करें, यानी कि आइसोबारिक प्रोसेस की बात करें, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, आइसोबारिक में क्या होगा, कांस्टेंट प्रेशर यानी कि आइसोबारिक प्रोसेस में अगर हम ध्यान से देखें, आप जो भी हीट देते हैं वो दो जगह जाती है, एक तो इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में और वर्क डन करने में, यानी कि हीट दो हिस्सों में बट रही है, वो टेम्परेचर भी बढ़ा रही है, वर्क डन भी कर रही है। तो यहाँ हमारी कुछ हीट वर्क डन में भी जा रही है, क्योंकि यहाँ वर्क डन भी किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे सारी हीट इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में या टेम्परेचर बढ़ाने में नहीं खर्च करी जा रही।
इसीलिए हम कहते हैं कि Cp क्या होता है मेरा, ज्यादा होता है, क्योंकि हमें ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। भाई यहाँ पे जो आपने हीट दी वो सब इंटरनल में गई, यहाँ हीट दो हिस्सों में बढ़ गई, तो मुझे एक्स्ट्रा हीट देनी पड़ेगी ना, वर्क डन के लिए मुझे एक्स्ट्रा हीट देनी पड़ेगी। यानी कि यहाँ पे अगर हम Cp की बात करें वो हो जाता है 1/n डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर। और डेफिनेटली आप देख सकते हो Cp इसलिए ग्रेटर देन होता है Cv। मैथमेटिकली भी देख सकते हो, ये लॉजिकली बताया है। अब आपको सर मैथमेटिकली तो पता ही चल रहा है Cp माइनस Cv आर है, तो इसमें डिस्कस क्या करना है, हमें पता है Cp Cv से बड़ा है। बट वो तो मैथमेटिकली है ना, लॉजिकली सोचो, दिमाग से सोचो ऐसा क्यों है। थियोरेटिकल क्वेश्चन आ गया तो वो सिर्फ लॉजिकली पूछे Cp Cv से बड़ा क्यों है, तो उसका रीजन ये है Cp के दौरान हमें हीट एनर्जी को, इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने के लिए भी चाहिए, वर्क डन के लिए भी चाहिए, और Cv में सारी एनर्जी, जो भी आप एनर्जी देते हो वो इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में जाती है, तो इसलिए वहां टेम्परेचर जल्दी बढ़ जाता है। ठीक है ना, तो आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ Cp ग्रेटर देन Cv हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे वर्क डन जीरो नहीं है, वर्क डन इज नॉट जीरो। अगर आप एक्सपेंशन या कॉम्प्रेशन कर रहे हैं तो वर्क डन जीरो नहीं है, तो सम हीट गोज इन दी एक्सपेंशन और कॉम्प्रेशन एज वेल। सो अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पे और क्या रिलेशन हम लोग जानते हैं, मैंने ऑलरेडी ये रिलेशन बताए हैं। मैंने आपको Cp की वैल्यू बताई थी, Cv की वैल्यू बताई थी, ये बस रिलेशन लिखा गया। आपको पता ना एडियाबैटिक कांस्टेंट क्या है, एडियाबैटिक कांस्टेंट है F प्लस टू, सॉरी, या फिर आप ऐसे लिख दो 1 प्लस 2/f, है ना। यहां से आप क्या कर सकते हो, 2/f की वैल्यू निकाल सकते हो। दिस इज नथिंग बट गामा माइनस 1, तो f/2 कितना आ जाएगा, 1 माइनस गामा माइनस 1, यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम को 2 डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1 आप चाहो तो लिख सकते हैं। और आप जानते हो Cv क्या होता है, f/2r, और Cp क्या होता है आप जानते हो, f/2 प्लस 1r। तो इसने यही किया है, यहाँ f/2 की वैल्यू डाल दी है, f/2 को गामा माइनस 1 कह सकते हैं ना, f/2 को गामा माइनस 1 कह सकते हैं, तो इसी को यहाँ यूज किया गया है। तो आप देख सकते हो f/2 को 1 बाय गामा माइनस 1 कह सकते हैं, तो Cv को आपने r डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1 लिख दिया, और Cp को गामा r डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1, इस तरीके से आपने एक्सप्रेस कर दिया। ठीक है ना, Cp और Cv को आप ऐसे भी लिख सकते हो। जस्ट हम लोगों ने यहाँ पे इसकी जगह f/2 की जगह 1 माइनस गामा माइनस 1 लिख दिया है, और यहां भी सेम ही चीज किया है, तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, ओके, क्लियर, आसान है ये। ठीक है, यहां पे हम लोग डिफरेंट डिफरेंट गैसेस के लिए इनकी वैल्यू लिख सकते हैं। अगर मैं ध्यान से देखूं, Cp Cv और गामा की वैल्यू आप यहाँ पे एक्सप्रेस कर सकते हो। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पे Cp की, फिर मैं बात करूं Cv की, या पहले Cv देख लो, फिर Cp देख लो, और फिर गामा लिख देना। तो मोनो एटमिक के लिए अगर आप ध्यान से देखोगे क्या होगा, मोनो एटमिक में क्या होगा आप डायरेक्टली बता सकते हो, मुझे यहां से भी बता सकते हो। Cp Cv क्या होगा मोनो एटमिक के लिए, Cv कितना होगा, F की वैल्यू 3 होती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम इसके लिए 3 होती है, तो यहाँ से आ जाएगी 3/2r, यहाँ से आ जाएगा 5/2r, और गामा कितना आ जाएगा 5/2r डिवाइड बाई 3/2r, यानी कि यहाँ गामा आ जाएगा 5/3। ठीक है ना, यहां से जो आपका गामा आ जाएगा 5/3 आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 1.6 है। आप देख सकते हो अप्रोक्सीमेटली 1.6 है, इसको प्रॉपर सॉल्व कर सकते हो, 1.67 1.6 जो भी आ रहा है। अगर डायटमिक की बात करोगे, इसके लिए आपको पता है डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है ना। मोनो एटमिक में तो हमें पता है डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होती है, डायटमिक में डिग्री फ्रीडम 5 होती है। 3 ट्रांसलेशनल 2 रोटेशनल, याद है। तो यहां से कितना आ जाएगा 5/2r, और यहां से आ जाएगा 7/2r। ठीक है ना, 5/2r 7/2r कैसे आया है, यहां पे एक बार आपने क्या डाला है 5, यहां एक बार 5 डाला है, तो आप डाल के देखो। Cp आपका 7/2 और ये 5/2, अगर आप डिवाइड करोगे तो 7/5 आ जाएगा, यानी कि 1.4 आ जाएगा। और ट्राइटमिक में हमें पता है अलग अलग केसेस होते हैं। ट्राइटमिक में अगर हमारे पास अगर हम ध्यान से देखें, ट्राइटमिक में मेरे पास अगर लीनियर है तो 1.4 ही आएगा, मैं नॉन लीनियर के लिए लिख रहा हूँ। ठीक है ना, अगर हम ध्यान से देखेंगे ये डायटमिक और ये ट्राइटमिक लीनियर के लिए भी सेम ही है ना। ट्राइटमिक लीनियर के लिए भी ये सेम है, ऊपर वाला तो एक ही साथ लिख देता हूँ, ऊपर वाला डायटमिक के लिए और ट्राइटमिक लीनियर के लिए। नीचे वाला नॉन लीनियर की अगर हम बात करें, उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, 3 ट्रांसलेशनल और 3 रोटेशनल। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे सिर्फ ट्राइटमिक लिखता हूँ, पॉलोएटमिक हटा देता हूँ, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो हम सिंपली लिख देते हैं यहाँ पे ट्राइटमिक नॉन लीनियर, जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया था वाटर के बारे में। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम को 6 डाल सकते हो, तो ये आ जाएगा 3r। ठीक है ना, और ये कितना आ जाएगा आपका 4r, और ये आ जाएगा आपका 4 डिवाइडेड बाई 3। तो एक चीज समझ में आपको आ जाएगी
कि यहाँ पे एक चीज तो बिल्कुल क्लियर है ना, जो वैल्यू हमारी गामा की है वो जैसे जैसे हम एटॉमिसिटी बढ़ा रहे हैं, मोनो एटमिक से डायटमिक, डाई से ट्राई आगे जा रहे हैं, इसकी वैल्यू घट रही है। आप देख सकते हो 1.6, 1.4, 4/3, है ना। आप देख सकते हो जैसे जैसे आप आगे जा रहे हो आपकी, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम गामा के कुछ इनवर्स है, तो जितनी ज्यादा डिग्री ऑफ फ्रीडम, जितनी ज्यादा एटॉमिसिटी आप ले रहे हो, डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर आपकी बढ़ रही है तो गामा एक्चुअली आपका घट रहा है ना। उस केस में आपका गामा क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है, ये आप देख सकते हो। मोनोएटमिक के लिए गामा सबसे ज्यादा है, गामा फॉर मोनोएटमिक इज मैक्सिमम, सबसे ज्यादा जो गामा है वो मोनोएटमिक दे रहा है यहाँ पे हमें, ओके। और आइसोबारिक प्रोसेस में ही हम पीबी की पावर गामा को कांस्टेंट कहते हैं। गामा इज नथिंग बट सीपी बाय सीवी। क्वेश्चन में देख सकते हैं, क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, व्हेन अ सिस्टम इज टेकन फ्रॉम अ स्टेट ए टू स्टेट बी, नाउ इट इज गोइंग अलोंग द पाथ ACB, it's found that the quantity of heat 200 joule is absorbed by the system and work done कितना दिया है, 80 joule by it. Along the path ADB it is 144 joule and the work done on the system along the curved path BA is 52 joule. What is the heat absorbed? अब थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन आपको कभी कभी कंफ्यूज करता है, कुछ इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा देता है जिसकी जरूरत नहीं भी पड़ती, या फिर कभी कभी हम इन्फॉर्मेशन को सही से यूज नहीं कर पाते। तो बिल्कुल पैनिक नहीं होना है, क्वेश्चन आए चाहे लंबा आए या छोटा है, उस क्वेश्चन को ध्यान से समझो और जो जो चीजें समझ में आ रही है उसको इंटरप्रिटेट करते जाओ। यही तरीका है इस थर्मोडायनेमिक्स में क्वेश्चंस करने का। और ग्राफ को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करना है। अगर ग्राफ में आप लोगों को क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट्स दिए हैं, क्वेश्चन में दे रखे हैं ना रेफरेंस, इस ग्राफ का रेफरेंस दिया, इस ग्राफ में ये देखो वो देखो, तो पहले उनको केयरफुली देखो। यहाँ पे आपको एक प्रोसेस नजर आ रही है, आप देख सकते हो। उसने क्वेश्चन में बोला है स्टेट ए से स्टार्ट करके स्टेट बी पे जाना है, यानी कि स्टेट ए मेरी इनिशियल स्टेट है और स्टेट बी मेरी फाइनल स्टेट है। तो यहां से शुरू होके बी तक जाना है। सबसे पहले किस पाथ से जा रहा है, ए सी बी, यानी कि ए से सी और सी से बी, ये मेरा पाथ है। हम सबसे पहले इस पाथ से जा रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे इस पाथ से जा रहे हैं तो कितनी हीट है, इट इज फाउंड दैट द क्वांटिटी ऑफ हीट 200 जूल इज एब्सॉर्ब्ड बाय द सिस्टम एंड वर्क डन इज 80 जूल बाय इट। तो यहाँ पे कितनी हीट एब्सॉर्ब की जा रही है, 200 जूल। यहाँ पे 200 जूल हीट एब्सॉर्ब कर रही है ना गैस, यानी कि हम सबसे पहले डेल्टा क्यू को मेंशन कर दें, ये प्लस 200 जूल है। प्लस 200 जूल क्यों, हीट गैस ने एब्सॉर्ब की है और वर्क डन भी गैस ने किया है, इसलिए इसको पॉजिटिव लेंगे। तो हमने वर्क डन भी पॉजिटिव 80 जूल यहाँ पे ले लिया। कौन सी प्रोसेस में, ये प्रोसेस कहां से जा रही है, ए से सी, सी से बी, ठीक है ना, ओके। इसके बाद क्या इंफॉर्मेशन दी है हमें, इसके बाद इंफॉर्मेशन दी है ए से डी, डी से बी जाते हैं तो 144 होती, यानी कि ए से डी जाते और डी से बी जाते, तो उसने वही बताया कि यहां से यहां वो 144 होती, ठीक है ना। इस केस में जो हमारी हीट एब्जॉर्ब होती वो मेरी 144 होती, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमसे ADB की बात करें, इसमें सिर्फ डेल्टा क्यू के बारे में दिया है और वो पॉजिटिव 144 जूल दिया है, कोई दिक्कत नहीं, हमने लिख दिया, ठीक है। पर अब वो क्या कह रहा है, वो बोल रहा है इफ द वर्क डन ऑन द सिस्टम अलोंग द कर्व पाथ बी से ए, यानी कि अब उल्टा हो रहा है, अब वो बी से ए आ रहा है, अब ए से बी नहीं, बी से ए आ रहा है। तो आप देख सकते हो अगर वो बी से ए आता है तो हमें एक चीज पहले से पता चल जाएगी कि जो इंटरनल एनर्जी ऊपर आएगी वही चेंज इन इंटरनल एनर्जी नीचे आएगी, बट नेगेटिव साइन के साथ। लॉजिक समझना, इंटरनल एनर्जी सिर्फ टेम्परेचर डिपेंडेंट है, उसको सिर्फ टेम्परेचर से लेना देना है। टेम्परेचर बढ़ाया इंटरनल एनर्जी बढ़ गई, मतलब पॉजिटिव। टेम्परेचर घटाया इंटरनल एनर्जी घट गई, यानी कि नेगेटिव। तो अगर आप ए से बी जा रहे हो तो आपकी इंटरनल एनर्जी मान लो बढ़ रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है, तो जब आप बी से आओगे तो उतनी ही घटेगी। तो यहां पे मैं सिंपली किसी तरीके से डेल्टा यू निकालता हूं और वो डेल्टा यू यहां से बहुत इजीली निकल सकता है। यहाँ पे डेल्टा यू आप निकाल सकते हो, डेल्टा क्यू माइनस वर्क डन करके, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ही है ना, डेल्टा क्यू डेल्टा यू प्लस वर्क डन होता है, इसी में डाल के मैं निकाल सकता हूं, यानी कि ये कितनी आ जाएगी, 120 जूल। तो आपको समझ में आ रहा है डेल्टा यू 120 जूल है, चाहे किसी रास्ते से चले जाओ, चाहे ऊपर से यहाँ चले जाओ, चाहे यहाँ से यहाँ चले जाओ, ये 120 जूल ही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यानी कि डेल्टा यू हम लोगों को ऑलरेडी पता चल गया कि जो मेरा डेल्टा यू है वो तो मेरा 120 जूल ही है, प्लस 120 जूल ही है, क्योंकि इसने इसका मतलब अपना टेम्परेचर बढ़ाया। पर ये था ए से बी के लिए, चाहे मैं सी से जाऊं या डी से जाऊं फर्क नहीं पड़ता, ए से बी, इनिशियल ए फाइनल बी, बस इससे फर्क पड़ता है। अगर बी से ए जाएंगे तो डेल्टा यू उल्टा हो जाएगा, क्योंकि अब आप उल्टा जा रहे हो,
पहले ए से बी जा रहे थे, अब बी से ए जा रहे हो, उल्टा हो जाएगा। टेम्परेचर पहले बढ़ा था तो अब घट जाएगा, यानी कि जितनी इंटरनल एनर्जी में चेंज पहले पॉजिटिव आया था उतना ही नेगेटिव आ जाएगा बी से ए में। और बी से ए में हम लोगों को और क्या दिया है, वर्क डन दिया है। और क्या लिखा हुआ है अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, वर्क डन ऑन सिस्टम, ठीक है ना, क्या लिखा हुआ है, वर्क डन ऑन द सिस्टम। ध्यान से देखें, यानी कि ये वर्क डन नेगेटिव होगा। कितना हो जाएगा अपना वर्क डन, ये पे यहाँ पे ये वर्क डन हो जाएगा -52 जूल्स, ठीक है ना। सो यहाँ पे सिंपली अब आप लोगों से डेल्टा क्यू के बारे में पूछ रहा है, तो डेल्टा क्यू हो जाएगा डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, यानी कि -120 -50 यानी कि 52, -120 और -52 है, तो -172 जूल। यानी कि यहाँ पे वो हीट रिलीज कर रहा है, एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है। यानी कि यहाँ पे जो मेरा आंसर आ जाएगा हीट एब्जॉर्ब्ड, वो आ जाएगा -172 जूल। अगर वो बोल देता हीट रिलीज तो मैं +170 जूल लिख सकता था, बट उसने हीट एब्जॉर्ब पूछा है, तो -172 जूल मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा नेगेटिव में। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मजेदार है। The temperature of 5 moles of a gas which was held at constant volume was changed from 100 degrees Celsius to 120 degrees Celsius. The change in internal energy was found to be 80 joules. Now, the total heat capacity of a gas at constant volume will be. So, हम लोगों को पता है यहाँ पे CV के बारे में पूछ रहा है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पूछ रहा है, या फिर कुछ और नहीं। यहाँ पे सीवी नहीं पूछ रहा, यहाँ पे वो क्या पूछ रहा है अगर आप ध्यान से देखोगे, जो सीवी होता है वो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है। यहाँ पे सिर्फ हीट कैपेसिटी यूज किया है, यानी कि मैं इसको स्मॉल एस से लिख देता हूँ अभी के लिए। दिस इज नथिंग बट दिस इज ओनली डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। 1/n से डिवाइड नहीं करना यहाँ पे। क्यों नहीं करना 1/n से डिवाइड, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हीट कैपेसिटी कह रहा है। और आप ऑप्शन भी देख सकते हो, जूल पर केल्विन में, पर मोल है ही नहीं। मतलब यहाँ नंबर ऑफ मोल्स जो आपको दिए हैं, इसको कुछ नहीं करना, इसकी जरूरत यहाँ पे नहीं है। सो हम लोगों को बस इतना देखना है कि यहाँ पे डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी निकाला कैसे जाए। अब आप लोगों को पता है कि यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम की जरूरत नहीं है, हमें पता है डेल्टा क्यू और डेल्टा यू सेम ही हो जाते हैं। आप डेल्टा क्यू कहो या डेल्टा यू, बात एक ही है यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं यहाँ पे कितनी हीट उसने एब्जॉर्ब की है, कितना हीट का चेंज आया, वो है हमारा चेंज इन इंटरनल एनर्जी। यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी हम लोगों को दे रखी है 80, और जो टेम्परेचर का चेंज है वो कितना है, 100 से 120 डिग्री, यानी कि 20 डिग्री सेल्सियस का चेंज हो गया। 120 माइनस 100, तो यहां से कितना आ जाएगा, 4 जूल पर केल्विन। अब आप कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे सर आपने n से डिवाइड क्यों नहीं किया। कई बच्चे सोच रहे होंगे कि शायद सर हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, 1/n डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। ये मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, यहाँ सिर्फ हीट कैपेसिटी का है, मोलर नहीं का। यानी कि जो आपसे S पूछा गया, दिस इज NCV, और NCV का मतलब है डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। तो हम लोगों को जरूरत नहीं है ये नंबर ऑफ मोल से डिवाइड करने की, हमसे ये पूछा गया है, ना कि CV पूछा। अगर वो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहता तो मैं इसको 5 से डिवाइड करता और 0.8 आंसर आता, बट अभी हमारा आंसर 0.8 नहीं आ रहा, अभी हमारा आंसर कितना आ रहा है, 4 जूल पर केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, मोनोएटमिक, डायएटमिक एंड ट्राइएटमिक गैसेस whose initial volume and pressure are same are compressed till their volume becomes half the initial value। ठीक है, तो सबसे पहले इसको समझते हैं कि अगर हम अलग अलग गैसेस की बात करें तो फर्क क्या पड़ता है। हमें पता है एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। ये हम सॉल्यूशन कर रहे हैं पीछे वाले क्वेश्चन का। तो अगर हम ध्यान से देखें, एडियाबैटिक गैस के बारे में अगर हम डिस्कस करें, एडियाबैटिक गैस के बारे में हम क्या जानते हैं। एडियाबैटिक गैस के बारे में हम लोग ये जानते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस, गैस नहीं, बेसिकली एडियाबैटिक प्रोसेस लिखना चाहिए था मुझे। एडियाबैटिक प्रोसेस, गैस तो आइडियली होती है, एडियाबैटिक प्रोसेस है। तो एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में हम लोग क्या जानते हैं, हम जानते हैं यहाँ पीवी की पावर गामा कांस्टेंट होता है, ठीक है ना, पीवी की पावर गामा कांस्टेंट होता है। और हमें गामा के बारे में पता है, ये 1 + 2/f है। हमें पता है गामा मोनोएटमिक का सबसे ज्यादा है, ठीक है ना, मोनोएटमिक का गामा क्या होता है, मैक्सिमम होता है, इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम उसकी मिनिमम होती है, 3 होती है डिग्री ऑफ फ्रीडम, उस पर सिर्फ ट्रांसलेशनल डिग्री होती है। याद आ गया, सिर्फ ट्रांसलेशनल डिग्री थी, रोटेशनल थी नहीं, वाइब्रेशनल थी नहीं। जब उस पर सिर्फ ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी तो गामा सबसे जो ज्यादा आएगा वो मोनोएटमिक का आएगा। तो इसका मतलब ये है, अगर आप ग्राफ की बात करें, आपको पता है जब हम लोग डिस्कस करते थे यहाँ पे प्रेशर
और वॉल्यूम, ठीक है ना। अगर हम ध्यान से देखेंगे, अगर वो बोल रहा है इनिशियल सब कुछ सेम है, उसने कहा इनिशियली आप सब कुछ सेम मान लो, इनिशियल स्टेट सेम मान लो, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इनिशियल स्टेट हो गई, ये सेम है, और उसने 3 अलग अलग गैसेस कंसीडर कर ली। अलग अलग गैसेस कौन सी कंसीडर कर ली? मोनोएटमिक, डायएटमिक और ट्राइएटमिक। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आप बात कर रहे हो मोनोएटमिक, तो मोनोएटमिक में क्या होगा? अगर हम ध्यान से देखेंगे, मोनोएटमिक के केस में, डायएटमिक के केस में, ट्राइएटमिक के केस में 3 अलग अलग आपको ग्राफ नजर आएंगे। आपको ये सोचना है इनमें से मोनोएटमिक कौन सा है, डाई और ट्राई कौन सा है, कौन सा मोनो है, कौन सा डायएटमिक है, कौन सा ट्राइएटमिक है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, जिसमें गामा सबसे ज्यादा होगा वो कर्व सबसे ऊपर होगा। यानी कि अगर इसमें कुछ गामा 1 है, इसका कुछ गामा 2 है, इसका कुछ गामा 3 है, ठीक है ना, तो यहाँ डेफिनेटली गामा 1 ग्रेटर देन गामा 2 ग्रेटर देन गामा 3 होगा, क्योंकि गामा से ही पता चलता है कर्व कितना फास्ट चेंज कर रहा है। तो यहाँ पे जो मोनोएटमिक है वो सबसे ऊपर होगा, क्योंकि मोनोएटमिक के लिए गामा सबसे ज्यादा होता है ना। तो यानी कि हमें समझ में आ गया, इन कर्व में से जो सबसे ऊपर वाला कर्व है वो मोनोएटमिक का है। यानी कि गामा 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मोनोएटमिक, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा जो प्रेशर का चेंज आता है, मैक्सिमम चेंज इन प्रेशर, तो आप देख सकते हो पहले तीनों का प्रेशर सेम था, बाद में तीनों का प्रेशर अलग हो गया, एक का इतना हो गया, एक का इतना हो गया, इतना हो गया, तो तीनों का प्रेशर अलग अलग बढ़ा है। तो मोनोएटमिक में जो मैक्सिमम प्रेशर चेंज आपको ऑब्जर्व होने वाला है, मैक्सिमम चेंज इन प्रेशर इन मोनोएटमिक। तो मोनोएटमिक में मैक्सिमम चेंज होगा प्रेशर का। आपसे ये भी पूछ सकता है कि भैया यहाँ पे सबसे ऊपर कर्व कौन सा होगा, तो मोनोएटमिक, फिर डायएटमिक, फिर ट्राइएटमिक, नॉन लीनियर, ठीक है ना। इस तरीके से आप कंसीडर कर सकते हो। आइसोथर्मल कर्व तो सबसे नीचे होगा, अगर कोई आइसोथर्मल कर्व बन भी रहा होगा तो वो इससे भी नीचे होगा, तो आइसोथर्मल कर्व नहीं देखना, वो तो सबसे नीचे हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे क्वेश्चन में अब क्या बोल रहा है, कॉम्प्रेशन कर रहे हैं, है ना, यहाँ पे कॉम्प्रेशन की बात की जा रही है। तो यहाँ पे वो क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कॉम्प्रेशन इज एडियाबैटिक देन मोनोएटमिक विल हैव मैक्सिमम फाइनल प्रेशर, इफ कॉम्प्रेशन इज एडियाबैटिक ट्राइएटमिक विल हैव मैक्सिमम फाइनल प्रेशर, इफ कॉम्प्रेशन इज एडियाबैटिक फाइनल प्रेशर विल बी सेम। तो हमें पता है अगर एडियाबैटिक प्रोसेस है, पहले तीनों ऑप्शन में एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में ही डिस्कस कर रहा है, तो ये बात बिल्कुल सही है। अगर एडियाबैटिक प्रोसेस है तो फाइनली जो मैक्सिमम प्रेशर होगा, आपने देखा जो मैक्सिमम प्रेशर होगा वो किसका होगा, मोनोएटमिक का। सबसे ऊपर जो प्रेशर आपको मिल रहा है वो मोनोएटमिक के लिए मिल रहा है, क्योंकि उसके लिए गामा सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा गामा मोनोएटमिक के लिए, तो सबसे ज्यादा फाइनल प्रेशर इसमें होगा। ये तीनों चारों प्रोसेस मैंने कंप्रेशन के लिए ही डिस्कस किया है, जहां वॉल्यूम मेरा घट रहा हो, है ना। ये किसके लिए डिस्कस किया गया है, कंप्रेशन के लिए, जहां वॉल्यूम मेरा घट रहा हो, ठीक है ना। फोर्थ ऑप्शन कहता है कंप्रेशन इज आइसोथर्मल, आइसोथर्मल में तो फर्क ही नहीं पड़ता मोनोएटमिक है डायएटमिक है, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, उसमें पी भी कांस्टेंट होता है, वो तो सारे कर्व एक जैसे बनेंगे, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आइसोथर्मल में सारे कर्व सेम होंगे, चाहे मोनोएटमिक हो, डाई हो या ट्राई, उसको पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। The specific heat of a gas at constant pressure is more than that of the same at constant volume because, ये अभी आज हम लोगों ने डिस्कस भी किया था। वो बोल रहा है स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी कि सीपी, वो यही क्वेश्चन में पूछ रहा है, सीपी वो ज्यादा है सीवी से, ऐसा क्यों? सीपी सीवी से ज्यादा है, ऐसा क्यों? अब आप क्या बोलोगे, आपको याद है मैंने आपको बताया था कि जब हम सीपी निकालते हैं तो जो हम एनर्जी देते हैं वो वर्क डन में भी यूटिलाइज होती है, जबकि सीबी में नहीं। तो सीपी में एनर्जी वर्क डन में भी जाती है। तो पहला ही ऑप्शन आप पढ़ो, वर्क इज डन इन द एक्सपेंशन ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये ऑप्शन सही है ना, कि आपको कुछ वर्क डन कर रहा है, आपको कुछ वर्क डन करना पड़ रहा है एक्सपेंशन ऑफ गैस में। सेकंड ऑप्शन पढ़ो, बिल्कुल गलत है, वो बोल रहा है वर्क इज डन इन द एक्सपेंशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम में तो वर्क डन जीरो हो जाता है भाई, कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब ही डेल्टा वी है, जीरो, तो आपका वर्क डन भी कितना हो जाता है यहाँ पे, जीरो, तो उसमें तो वर्क डन होता ही नहीं है, ठीक है ना। बाकी जो है वो तो जस्ट ऐसी टाइम पास करने के लिए उसने रीजनिंग दी है, उसकी कोई जरूरत नहीं है हमें। 1 mole of an ideal atomic monoatomic gas is heated at a constant pressure of 1 atmosphere from 0 to 100 डिग्री सेल्सियस and the change in internal energy is। so यहाँ पे क्वेश्चन में हमें बोल रहा है कि 1 मोल ऑफ मोनोएटमिक गैस है, आइडियल गैस है हमारी मोनोएटमिक, जिसको हम लोग एक कांस्टेंट प्रेशर पे 1 एटमॉस्फेरिक के, एक कांस्टेंट प्रेशर है 1 एटमॉस्फेरिक, मतलब कि आइसोबारिक प्रोसेस है, हीट कर रहे हैं। द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज, तो यहां पे हमारी इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज आना चाहिए, ठीक है।
तो इंटरनल एनर्जी में चेंज हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, सोचो ज़रा। अब हम लोगों को सब कुछ डाटा यहाँ पे दे दिया, अगर हमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालना है तो हम लोगों को पता है इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंड करती है। इंटरनल एनर्जी डिपेंड करती है हम लोगों के चेंज इन टेम्परेचर पे, और चेंज इन इंटरनल एनर्जी के लिए मुझे क्या यूज कर लेना चाहिए, दिस इज सिंपली NCV डेल्टा टी, है ना, हम इसको यूज कर सकते हैं। यानी कि हम लोगों को अगर चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालनी है तो हम n को 1 डाल देंगे, CV हमें पता है F/2 R डेल्टा टी हो जाएगा, क्योंकि मोनो एटमिक है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है, तो 3/2 RT आ गया, यानी कि 3/2। R की जगह हम कितना लिख सकते हैं यहाँ पे, R हम लिख सकते हैं 8.314, ठीक है ना, इंटू डेल्टा टी कितना हो जाएगा, चेंज इन टेम्परेचर आप डिग्री सेल्सियस में करें या केल्विन में करें वो यही रहेगा, 100 डिग्री सेल्सियस और 100 केल्विन, क्योंकि चेंज सेम रहता है, तो यानी कि यहाँ पे आप 100 मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके, ये सिंपली अब हमारा क्या आ जाएगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक है। अब आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये 2 है, ये अप्रॉक्सीमेटली 4.15 आएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो 12 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी कि इन ऑप्शन में से 12 पॉइंट आप 4 लिख सकते हो, 12.48 इंटू 10 की पावर 2। तो कौन सा ऑप्शन आ गया, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। A vessel contains an ideal monoatomic gas which expands at constant pressure. When heat Q is given to it, then work done in expansion is. So ये important है, आप थोड़ा सा इस पे थोड़ा ध्यान देना। ये कौन सी प्रोसेस की बात कर रहा है, सबसे पहले ये आइसोबारिक प्रोसेस की बात कर रहा है। देख सकते हो उसने क्या बोला हुआ है, A vessel contains an ideal monoatomic gas which expands at constant pressure. तो constant pressure का मतलब आइसोबारिक है ना, आइसोबारिक में हम जानते हैं CP CV, CP के बारे में हम जानते हैं, उसका CV से रिलेशन क्या होता है, CV+R, ये सब जानते हैं हम, ठीक है। अब अगर वो ध्यान से देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे जो आपने हीट दी है वो Q है, देन द वर्क डन। तो यहाँ पे काम करो, आप सबसे पहले Q का फॉर्मूला सोच लो, डेल्टा Q, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, सबसे पहले मैं यहीं से शुरू कर देता हूँ और इसका एक फॉर्मूला डिराइव कर दूंगा जो आप लोग बाद में याद भी रख सकते हैं, जो कभी भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। बट मैं पहले आपको दिखा देता हूँ, ज्यादा मुश्किल डेरिवेशन नहीं है, अगर आपको ना भी याद रहे तो आप एग्जाम में आराम से कर सकते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा Q डेल्टा U प्लस कितना होता है, वर्क डन होता है, यही फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, है ना। और हम लोग जानते हैं, हम ऐसे लिख देते हैं, चलो DQ, और DU को हम लिख देते हैं NCV dt, है ना, मैं डेल्टा की जगह D लिख देता हूँ, ठीक है ना, मैं डेल्टा की जगह यहाँ पे हर जगह D कर देता हूँ, ठीक है ना, एक ही तरीका है, आप डेल्टा लिख दो D लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो DQ इज इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, DQ इज इक्वल्स टू NCV dt, ये DU की जगह लिखा है, DU हमेशा यही होता है ना, NCV dt मैंने बार बार बताया था, ये याद रखना, ये हमेशा यही होता है। और हमारे पास कुछ वर्क डन हो जाएगा, और वर्क डन क्या होता है, आइसोबारिक में वर्क डन याद है, आइसोबारिक का वर्क डन अगर आप ध्यान से देखोगे, आइसोबारिक में वर्क कितना करते हैं हम, वहां पे होता था PdV, इसी को हम NRDT लिख सकते हैं, ठीक है ना, आइसोबारिक में, क्योंकि वॉल्यूम चेंज नहीं करता है ना, क्योंकि यहाँ पे सॉरी प्रेशर चेंज नहीं करता, आइसोबारिक है ना, क्योंकि यहाँ प्रेशर चेंज नहीं करता, तो PdV को NRDT लिख सकते हैं, यानी कि इसको सिंपली आप लिख सकते हो NRDT, ठीक है ना। तो यानी कि हमें वर्क डन पता चल गया, हमारा जो वर्क डन है आइसोबारिक में हम इसको NRDT लिख सकते हैं, ठीक है, सिंपल है। यानी कि ऊपर से DQ कितना आ गया, अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ से DQ आ गया मेरा NCV की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, CV को लिख सकता हूँ F/2R dt प्लस NRDT, और अगर आप यहाँ से NRDT कॉमन ले लेते हो तो आपको पता है क्या मिल जाता है, F/2 + 1, ठीक है ना, ऐसे लिख सकते हो। ओके, आप डायरेक्टली भी जानते हो, हम यहाँ DQ को CP dt लिख सकते हैं, तो ऐसे भी कर सकते थे, वन स्टेप सॉल्यूशन भी था, और CP को F/2R लिख सकते थे, F/2 + 1R लिख सकते थे, सॉरी। तो आप देख सकते हो आपका जो DQ है, सिंपली हमने इसको क्या लिखा हुआ है, F/2 + 1 NRDT, और अगर हम ध्यान से देखेंगे यही तो हमारा DW है, यानी कि अगर हम ध्यान से देखेंगे DQ डिवाइडेड बाई DW, वो मेरा सिंपली F/2 + 1 आ गया, आप देख सकते हो F/2 + 1, DQ/DW ये आ गया मेरा, ठीक है ना, क्लियर है, DQ/DW मेरा ये आ गया। तो ये रेशियो आप लोग याद भी रख सकते हो, ठीक है, आइसोबारिक के लिए, ये सिर्फ आइसोबारिक के लिए हम इसको याद रख सकते हैं, फॉर आइसोबारिक, ये वन स्टेप है जो हम लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। कितना आ गया, अगर हम ध्यान से देखेंगे यहाँ पे एक फॉर्मूला हमारे सामने आ गया है, अगर हम मोनो एटमिक की बात कर रहे हैं,
सपोज मैं मोनो एटमिक की बात कर रहा हूं, तो आप सोचो एफ की वैल्यू हम कितना डाल सकते हैं। मोनो एटमिक में एफ की जगह हम डाल सकते हैं 3, तो यहाँ आ जाएगा 5/2, ठीक है ना। यहाँ से आ जाएगा 5/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, है ना, यानी कि डी डब्ल्यू निकाल लो, तो यहाँ से जो डी डब्ल्यू आएगा वो आ जाएगा 2/5 डी क्यू, ठीक है ना। और हमें पता है डी क्यू की वैल्यू हम लोगों को कितनी दी है क्वेश्चन में, क्यू। तो अगर आपको ये स्टेप पहले से पता है तो ये 2 स्टेप सॉल्यूशन है, आराम से आप देख सकते हो इसका आंसर 2/5 क्यू आ जाएगा। यानी कि फॉर आइसोबारिक प्रोसेस हम समझ गए, फॉर आइसोबारिक प्रोसेस डी क्यू बाई डी डब्ल्यू f/2 + 1 आ जाता है, सिंपली f/2 + 1 या 1 + f/2। आप इसको याद रख सकते हो। अगर आपको ये याद हो जाए तो आप डी क्यू बाई डी डब्ल्यू निकाल लो, और फिर हमें डी क्यू पता है, क्यू दिया है, और डी डब्ल्यू हमें निकालना है, वर्क डन हमें निकालना है, तो वर्क डन आपका यहाँ से आ जाएगा, वर्क डन आ जाएगा 2/5 क्यू, ठीक है ना। यहाँ से जो मेरा वर्क डन आ गया वो 2/5 क्यू आ गया। सो यस, ये जस्ट आप लोगों को एक बार समझाने के लिए था, पर हाँ ये अपने को याद हुआ तो स्टेप जल्दी हो जाएगा। देखो एग्जाम से पहले आप इसको एक बार पढ़ के जाते हो, ओरली अगर आप ध्यान से देखो कुछ दिन बाद आप भूल जाओगे ये फैक्टर। मुझे पता है जब आगे वाले चैप्टर पढ़ोगे, 11th का सिलेबस खत्म होगा, 12th पढ़ोगे तो ये भूल जाओगे। तब आप एक बार रिवाइज करके जाओगे तो आपको याद रहेगा। बेसिक्स हमेशा दिमाग में रहते हैं, पर जो कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है ना वो वक्त के साथ हम भूल जाते हैं, इसको हमें रिकैप करते रहना पड़ता है। ये हमारे साथ नहीं है, ये सबके साथ है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि सर मेरे दिमाग से निकल जाता है, मैं स्पेशल केस हूँ, सर मैं तो बेकार हूँ, अगर आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं तो सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। हर कोई भूल जाता है भाई, सच यही है। तो जो आप कई स्टूडेंट आप देखते हो जिनको याद रहता है वो इसलिए रहता है, वो वक्त के साथ उसको दोहराते रहते हैं, लिखते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, माइंड में लिखते रहते हैं भाई। या तो भाई कईयों का दिमाग होता है वो बार बार सोचता रहता है, तो वो इसको दिमाग में रिपीटेटिवली करते रहते हैं। तो आप भी ऐसे फॉर्मूला स्लाइड जो आपको मैं दूंगा उसमें इनको लिखना, फॉर्मूलाज को, ठीक है। चलो अब चर्चा करते हैं पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, इसका क्या मतलब है। भाई अभी तक हम लोगों ने आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक इस तरीके की प्रोसेस देखी है जहां प्रेशर वॉल्यूम का रिलेशन हम लोग अच्छे से जानते हैं, ठीक है ना। एडियाबैटिक प्रोसेस भी देखा है। एडियाबैटिक प्रोसेस में पीवी की पावर गामा कांस्टेंट होता है, हम जानते हैं पीवी की पावर क्या होता है, गामा क्या होता है, वहां पे कांस्टेंट होता है। ये हम लोगों ने पढ़ा था एडियाबैटिक में, याद होगा आपको, हमने एडियाबैटिक में ये पढ़ा था ना एडियाबैटिक प्रोसेस में। बट जरूरी नहीं है कि प्रेशर वॉल्यूम ऐसे ही डिपेंड करे, प्रेशर वॉल्यूम किसी भी तरीके से डिपेंड कर सकते हैं। यानी कि यहां तो गामा CP/CV है, पर जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसे ही कोई भी प्रोसेस ऐसी हो कि वो ऐसे ही डिपेंड करे। कुछ भी डिपेंडेंट हो सकता है प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम हो सकता है प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम हो सकता है प्रेशर वॉल्यूम के क्यूब पे डिपेंड करे, अंडर रूट पे डिपेंड करे। तो आपको सर कोई जबरदस्ती है क्या, प्रेशर ऐसे ही डिपेंड करेगा जैसे यहाँ लिखा है, क्या जबरदस्ती है क्या, प्रेशर वॉल्यूम कांस्टेंट ही रहेगा, कोई जबरदस्ती है क्या, टेम्परेचर और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऐसे ही रहेंगे। कुछ भी हो सकता है भाई, कोई भी प्रोसेस हो सकती है। तो पॉलीट्रॉपिक में हम यही कह रहे हैं, हम किसी भी प्रोसेस के बारे में चर्चा कर रहे हैं वो प्रोसेस हम कहलाती है पॉलीट्रॉपिक। तो पॉलीट्रॉपिक में हम कोई भी प्रोसेस जो जनरली यहाँ पे हो हम उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है ना। सो यहाँ पे हम पॉलीट्रॉपिक की बात करें, हम इन जनरल पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में क्या लिख देते हैं, पीवी की पावर, कोई भी आप कांस्टेंट चूज कर लो जो आपका मन करे, है ना, कोई भी कांस्टेंट चूज कर लो जो आपका मन कर रहा है। लेट अस से मैं यहाँ पीवी की पावर अल्फा लिख देता हूँ, है ना, पीवी की पावर अल्फा इज अ कांस्टेंट, चलेगा। यहां पे आप बोलोगे सर ये तो बिल्कुल एडियाबैटिक जैसी लग रही है। अरे एडियाबैटिक में तो गामा पता है ना CP/CV है, यहाँ गामा ऐसा नहीं है अल्फा CP/CV है, अल्फा कुछ भी हो सकता है भाई, 1 2 3 500 जो मर्जी ला लो, आपकी मर्जी, -1 -2 -3 है सर, पॉइंट्स में भी डाल सकते हैं कुछ भी। यानी कि गैस तो कैसी भी प्रोसेस फॉलो कर सकती है ना, तो अल्फा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। यहाँ पे हम ऐसे मान के चल रहे हैं अल्फा की कुछ वैल्यू हो सकती है। तो पीवी की पावर अल्फा कांस्टेंट है, ये हम लोग मान के चल रहे हैं, दिस इज पॉलीट्रॉपिक। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पॉलीट्रॉपिक, यानी कि कुछ भी हो सकता है भाई, कुछ भी हो रहा है सर यहाँ पे, तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस यहाँ पे हम कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो पीवी की पावर यहाँ पे हम मान सकते हैं अल्फा को कांस्टेंट। तो अगर हम ऐसे करेंगे तो सिंपली वन स्टेप में मैं आपसे पूछ सकता हूँ वर्क डन कितना आएगा। तो आप कहोगे सर ये बिल्कुल एडियाबैटिक जैसा है। एडियाबैटिक में वर्क डन का फॉर्मूला क्या आता था, याद है? एडियाबैटिक में वर्क डन का फॉर्मूला हमारा आता था P इनिशियल P फाइनल V फाइनल, है ना, डिवाइडेड बाय गामा -1, यही आता था ना हमारा। या फिर इससे बेटर है, आपको एक फॉर्मूला और याद होगा, NR T इनिशियल माइनस T फाइनल और डिवाइडेड बाय कितना आता था हमारा, गामा -1, अगर आपको याद हो।
ये वर्क डन का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था किसमें, एडियाबैटिक प्रोसेस में। ये एडियाबैटिक में था, यहाँ नीचे गामा आता था, बस यहाँ गामा की जगह अल्फा आ गया। बस फर्क ये है, गामा तो CP/CV होता था, अल्फा कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर गामा CP/CV ही होना चाहिए, बट अल्फा तो कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, एनी कांस्टेंट वैल्यू, है ना, एनी कांस्टेंट, पॉजिटिव और नेगेटिव, कुछ भी हो सकता है ये, ठीक है ना। फाइनाइट वैल्यू होगी ऑब्वियसली, फाइनाइट इनफाइनाइट क्या हो सकती है वो भी डिस्कस करेंगे, इनफाइनाइट भी हो सकती है क्या, ठीक है ना, ये सब डिस्कशन करेंगे। ओके, सो हम देख सकते हैं गामा कुछ भी हो सकता है, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे वर्क डन का फॉर्मूला कितना आ जाएगा, NR, और यहाँ से आ जाएगा T इनिशियल माइनस T फाइनल डिवाइडेड बाय यहाँ पे अल्फा -1, ठीक है। या फिर मैं ये भी लिख सकता हूं NR नीचे 1 माइनस अल्फा, और यहां पे लिख सकता हूं मैं कितना, डेल्टा T, ठीक है ना। यहां पे क्या लिख सकता हूं, डेल्टा T। और मैं कैसे लिख सकता हूं, ये नोटेशन भी याद रखना, NR डेल्टा T और नीचे अल्फा -1, ये भी लिख सकता हूं। देखो डेल्टा T का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल, तो मैंने यहाँ पे ऊपर से नीचे से नेगेटिव साइन कॉमन लिया, तो ऊपर T फाइनल माइनस T इनिशियल कर दिया, नीचे 1 माइनस अल्फा कर दिया। या फिर आप इस तरीके से लिख सकते हो, ये आप याद रखो, माइनस NR डेल्टा T डिवाइडेड बाई अल्फा -1, ये वर्क डन का फॉर्मूला हो गया पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में। इसको हम पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस कह रहे हैं, तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में वर्क डन का फॉर्मूला आप ये कंसीडर कर सकते हैं। दिस इज द फॉर्मूला फॉर वर्क डन इन अ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, ठीक है ना, जहां ये किसी भी तरीके से डिपेंड कर सकती है। पॉलीट्रॉपिक से आप सारी प्रोसेसेस निकाल सकते हो बेटे, आप कंफ्यूज मत हो ना, इससे आप कोई भी प्रोसेस के बारे में डिस्कशन कर सकते हो। कैसे सर, अगर मान लो, अगर मैं बोल दूं अल्फा 1 है, इसका क्या मतलब है, अगर अल्फा 1 हो गया तो क्या मतलब हुआ, सोचो, अल्फा को 1 डाल के देखो, यहाँ पे अल्फा को 1 डाल के देखो तो क्या आ जाएगा, अगर आप ध्यान से देखोगे, अल्फा का मतलब, अल्फा 1 का मतलब कितना हो गया, अल्फा हो गया यहाँ से PV इज इक्वल्स टू कितना आ गया, अगर हम ध्यान से देखेंगे, PV इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, है ना, PV इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट आ गया। यानी कि ये कौन सी प्रोसेस होती है, आइसोथर्मल। ये कौन सी प्रोसेस हो गई, आइसोथर्मल प्रोसेस हो गई। ये हमारी प्रोसेस का नाम हो गया आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है ना। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में PV इज इक्वल्स टू क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया हमारा, ठीक है ना। बट अगर आप ध्यान से देखोगे पॉलीट्रॉपिक में हम इसको यूज नहीं कर सकते, रीजन बीइंग अल्फा को 1 डालने से मेरा वर्क डन डिफाइन नहीं होगा, इसलिए हमने देखा था जब वर्क डन आता था वो कुछ अलग आता था। आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन हमारा लोगैरिथम में आता था, NRT ln V2 डिवाइडेड बाय ln V फाइनल डिवाइडेड बाय V इनिशियल, याद है ना। इसलिए अगर हम पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की बात करेंगे तो हम अल्फा को 1 नहीं डाल सकते यहाँ पे, यानी अल्फा 1 नहीं हो सकता, बाकी आप कुछ और ले लो। मतलब पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का मतलब है कुछ भी रख सकते हो आप अल्फा को, बट अल्फा को 1 नहीं रख सकते। रीजन बीइंग अल्फा को 1 क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि उससे वो आइसोथर्मल प्रोसेस बन जाएगी और उससे फिर यहाँ से वर्क डन आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ से वर्क डन निकालने के लिए आपको अल्फा को कुछ और रखना पड़ेगा, अल्फा को आप ये कंसीडर नहीं कर सकते, ठीक है ना। अल्फा को अगर आपने यहाँ पे 1 कंसीडर कर लिया तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस बन जाएगी, और आइसोथर्मल प्रोसेस में प्रॉब्लम ये है आप वर्क डन इस वाले फॉर्मूले से नहीं निकाल सकते। यानी कि अगर आपने अल्फा को 1 रखा तो प्रॉब्लम क्या आएगी, आपका वर्क डन इनफाइनाइट आने लगेगा। यानी कि आप पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में एक कंडीशन रख सकते हो, इसको मैं मिटा रहा हूँ ताकि आप इसको लिखना ले, इसको लिखना नहीं है, इसको समझने के लिए बताया था। यानी कि जब आप पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस बोलो, एनी कांस्टेंट आप बोल रहे हो, बट अल्फा कैन नॉट इक्वल्स टू +1 नहीं लेना है ना, अल्फा को +1 यहाँ पे नहीं कंसीडर करना है हमें, ठीक है ना। गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि अल्फा को 1 कंसीडर कर लिया तो नहीं कर पाएंगे। ओके, इसके अलावा अगर हम ध्यान से देखें, कभी भी कोई पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की बात अगर हम करते हैं तो हम और तरीके से कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे आपने लिखा PV की पावर अल्फा कांस्टेंट है, हम और भी रिलेशन बना सकते हैं, हम प्रेशर और टेम्परेचर, है ना, प्रेशर और वॉल्यूम के साथ साथ टेम्परेचर और वॉल्यूम का भी रिलेशन बना सकते हैं, ठीक है ना। आपको याद है यहाँ में अगर P को एलिमिनेट कर दूं, मुझे पता है आइडियल गैस इक्वेशन से PV इज इक्वल्स टू nRT होता है, तो यहाँ से P को एलिमिनेट किया जा सकता है, तो यहाँ से TV की पावर अल्फा -1 इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ये दूसरा रिलेशन आ जाएगा। ऐसे ही एडियाबैटिक में भी बनाया था, आप चेक कर सकते हैं, कुछ भी नहीं किया है, यहाँ से जस्ट P को एलिमिनेट किया है, NRT बाय V लिख दिया है, और V नीचे जाएगा ऊपर आएगा, ये आ जाएगा TV की पावर अल्फा -1 कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है ना। और अगर हम ध्यान से देखेंगे, अब आप यहाँ से चाहो तो T को एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है ना, T को आप एलिमिनेट कर सकते हो, उसको PV लिख सकते हो,
ठीक है ना। टी को एलिमिनेट करने की जगह आप क्या कर सकते हो, टी की जगह क्या डाल सकते हो, P इंटू वी, है ना। तो अगर आपने टी को एलिमिनेट किया, P इंटू वी करा, तो दोबारा से ये आ जाएगी इक्वेशन। अब आप ये भी कर सकते हो कि अगर आपको प्रेशर वॉल्यूम रिलेशन मिल गया, टेम्परेचर वॉल्यूम रिलेशन मिल गया, तो आप प्रेशर टेम्परेचर रिलेशन चाहते हो, ठीक है ना। अगर आपको प्रेशर टेम्परेचर रिलेशन चाहिए तो यहाँ पे वॉल्यूम को एलिमिनेट करो। तो वॉल्यूम को एलिमिनेट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप वॉल्यूम की जगह क्या लिख सकते हो, ऑब्वियसली आप क्या लिख सकते हो, nRT डिवाइडेड बाय P, वॉल्यूम की जगह इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां से कितना आ जाएगा, अगर आप वॉल्यूम को एलिमिनेट करते हो यहां से, तो यह आ जाएगा, इस वाली इक्वेशन से मैं करके दिखा रहा हूं। तो P V की जगह आप क्या लिख सकते हो, कुछ कांस्टेंट, लेट अस से C और T की पावर अल्फा और P की पावर अल्फा, ये मेरा एक अलग कांस्टेंट आ जाएगा। यहां से अगर हम ध्यान से देखें तो मैं यहां से लिख सकता हूं P की पावर 1 माइनस अल्फा, T की पावर अल्फा, ये भी मेरा एक कांस्टेंट है, ठीक है। और मतलब अगर मैं इस पूरे की पावर क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस अल्फा लिख सकता हूँ, तो यहाँ P की पावर हम यहाँ से लिख सकते हैं 1 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू टी, ये भी मेरा कांस्टेंट है, मैं ऐसे भी इसको एक्सप्रेस कर सकता हूँ, ठीक है ना। इस तरीके से भी इसको एक्सप्रेस कर सकता हूँ। ओके, ये सब पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए है। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में इस तरीके से हम कंसीडर कर सकते हैं फॉर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, ठीक है ना। दिस इज फॉर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। यहां बस अल्फा को +1 नहीं डालना, आप कुछ और डाल सकते हो, ठीक है ना। +1 मत डालो, उसके अलावा आप कुछ और कंसीडर यहां पे कर सकते हो, ठीक है। दिस इज पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। ओके, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए हम C कैसे निकालेंगे उस पर हम डिस्कशन करेंगे। C का फॉर्मूला क्या होता है, एक बार हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिस्कस करेंगे, यानी कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को भी देखना, हमें पता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, हम जानते हैं 1/n dQ/dt, दिस इज डिफाइंड एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसी को हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले फर्स्ट लॉ कंसीडर करते हैं, हम dQ को क्या लिख सकते हैं, du प्लस वर्क डन, du प्लस वर्क डन लिख सकते हैं, ठीक है। और हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे dQ को क्या लिख सकते हैं, du को तो हमेशा ही ncv dt लिखा जा सकता है, और वर्क डन हमें पता है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में क्या होता है वर्क डन का फॉर्मूला। वर्क डन का फॉर्मूला भी हम लोगों ने देखा है, मुझे यहाँ माइनस साइन लगाना पड़ेगा, माइनस nr dt, और नीचे आ जाएगा अल्फा -1, देखो आप ये लिख सकते हो। ओके, इस तरीके से इसको एक्सप्रेस कर सकते हो। और आप जानते हो CV कितना होता है, वी नो दैट CV स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसको आप क्या लिख सकते हो, F/2R, ठीक है ना, या फिर R डिवाइडेड बाय गामा -1, ये भी लिख सकते हो। तो वही हम यहाँ पे करेंगे, हम यहाँ पे DQ को क्या लिख देंगे, NR dt डिवाइडेड बाय गामा -1 माइनस NR dt डिवाइडेड बाय अल्फा -1। तो ये फॉर्मूला आ जाएगा हमारा dq का। अगर आप n से डिवाइड कर देते हो और dt से डिवाइड कर देते हो तो क्या होता है, आप इनमें से NR dt कॉमन ले लो, मान लो मैं यहाँ dq लिख दूं और यहाँ से n और यहाँ पे लिख देता हूँ R dt, या फिर मैं n dt और यहाँ से लिख देता हूँ R, और यहाँ से आ रहा है 1 माइनस गामा -1 -1 माइनस अल्फा -1, ठीक है। और आप n और dt से डिवाइड कर दो तो यहाँ से आ जाएगा dq dt डिवाइडेड बाई n, यहाँ से आ जाएगा R 1 माइनस गामा -1 डिवाइडेड बाई अल्फा -1, और इसी को हम C कह रहे हैं, यानी कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का एक जनरल फॉर्मूला बन गया, 1 डिवाइडेड बाय गामा -1 डिवाइडेड बाय अल्फा -1, ठीक है। अब मोस्टली आप लोगों को टीचर्स क्या करते हैं, जनरली हम लोग क्या करते हैं, आप लोगों को कहते हैं फॉर्मूला डायरेक्टली रट लो, बट आपको पता होना चाहिए आया कैसे है, ठीक है ना। एक सेकंड के लिए अगर हम दिमाग से निकल जाए वहां एग्जाम में तो हमें पता होना चाहिए आया कैसे, तो इसको रट लेते हैं, इसका रट्टा मान लेते हैं, सर इसको तो लर्न कर लेंगे, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस होगा, सी निकालना पड़े, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में या किसी भी प्रोसेस में सी निकालना पड़े, हम इस फॉर्मूले से कर लेंगे। कोई भी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस दिया हो, सी निकालना, इस फॉर्मूले को हम यूज कर लेंगे, क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है ना। तो आराम से हम सी की वैल्यू निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले में डाल के, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए ऐसा हम कर सकते हैं। समझ में आ रहा है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के तौर पे कि ये क्वेश्चन कैसे आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बोल देता हूं, सपोज डायएटमिक गैस है,
सपोज मैंने बोला डायटमिक गैस आपको क्वेश्चन में गिवन है, पूरा लंबा क्वेश्चन दिया होता है, उसमें से मेन वर्ड यही है कि उसमें आप डायटमिक गैस ढूंढो, ट्राइएटमिक है, पॉलीएटमिक में कौन सी है, मोनोएटमिक है, डायटमिक है, ट्राइएटमिक है, कौन सी है, इसको चेक करो। मैंने मान लिया डायटमिक गैस है, ठीक है ना, तो मैंने मान लिया डायटमिक गैस दिया है। इसके साथ मैंने आपको दे दिया, क्वेश्चन में हमें दिया था पी की पावर पी वी की पावर यहाँ पे दे रखा था लेट अस से क्यूब इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था, ठीक है ना, पीवी की पावर 3 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो अगर आप लोगों से यहां से सी पूछा जा सकता है, आपसे पूछ सकता है फाइंड हीट कैपेसिटी, आपसे पूछ सकता है फाइंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो हम कैसे करें ऐसे केस में, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैसे निकालें, ठीक है ना, या फिर फाइंड वर्क डन, तो ऐसे केस में हम वर्क डन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैसे निकाल सकते हैं। तो हम लोगों को ज्यादा कुछ नहीं करना, हमें बस याद रखना है यहाँ पे जो हमारा वर्क डन का फॉर्मूला है दैट इज सिंपली nr dt डिवाइडेड बाय अल्फा माइनस 1, ये मेरा वर्क डन का फॉर्मूला है, वर्क डन का फॉर्मूला ये रहेगा यहाँ पे। और अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे चलो अल्फा की वैल्यू हमें पता चल गई, तो हम कंपेयर करें इसको पीवी की पावर अल्फा से कंपेयर करेंगे, इसको इससे कंपेयर करो, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा अल्फा किसके इक्वल है, +3 के इक्वल, तो यानी कि यहाँ से आ जाएगा -nr/dt डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। इसके अलावा अगर आपसे बोले स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सी की बात करें, तो हमें पता है, हमने फॉर्मूला पढ़ा है अभी, क्या फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, R1 माइनस गामा -1 माइनस अल्फा -1, इस तरीके से कुछ आ रहा है हमारा। अब हम गामा के बारे में जानते हैं, अल्फा के बारे में जानते हैं, दोनों के बारे में जानते हैं। गामा कितना होगा, क्योंकि हमें डायटमिक दिया है, डायटमिक के लिए गामा आता है 7/5, यहाँ से जो गामा की वैल्यू होती है वो होती है 7/5, तो C इज इक्वल्स टू आ जाएगा R1 डिवाइडेड बाय, ये कितना आ जाएगा आपका 7/5 -1, ठीक है, माइनस अल्फा की जगह यहाँ आ जाएगा ये 2, तो ये निकल आएगा R, और एलसीएम ले लोगे अगर आप यहाँ से देखोगे तो 7/5 -1 यानी कि 2/5 बनेगा, तो नीचे आ गया हमारा 2, तो ये आ गया 5/2 -1/2, ठीक है ना, 5/2 -1/2, देखो ना 7/5 है, तो ये आ जाएगा 7 - 5 यानी कि नीचे 2 और 5 ऊपर चला जाएगा, तो यानी कि आ जाएगा R इंटू एल, यहाँ से आगे नीचे ऊपर आ गया 5 - 1 4, तो 2R। तो आप देख सकते हो यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की जो वैल्यू आपको मिल रही है वो कितनी मिल रही है, 2R मिल रही है, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे आ सकते हैं। ये हमारी कैसी प्रोसेस होती है, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। ऐसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, जहां हमें जस्ट कंपेयर करना होता है। और देखो मान लो ऐसा कुछ आ जाए, सपोज आपको आ जाए एग्जाम्पल के तौर पे, जस्ट हमें अल्फा निकालना है, बाकी सब तो फॉर्मूले में डालना है। मान लो हमें दे दे TV² इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, इस तरीके से दे दे, ठीक है ना, TV² इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट हम लोगों को दे दिया। अब आप सोचो, अब आपको सबसे पहले रिलेशन देखना है, टीवी के बीच में रिलेशन होता क्या था, हम लोगों ने रिलेशन देखा था। अगर हम पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की बात कर रहे हैं, टी और वी के बीच में रिलेशन कितना था, टीवी की पावर अल्फा -1 कांस्टेंट था ना, टीवी की पावर अल्फा -1 कांस्टेंट था, तो आप इसको कंपेयर कर सकते हो। मान लो कुछ और दे देता हूँ, ये तो सेम सा ही आंसर आ रहा है ना यहाँ पे, टीवी की पावर मान लो लेटस से ऐसे दे रखा है, टीवी की पावर लेटस से 3/2 ये दिया हुआ है, तो आप इसको कंपेयर करो, टीवी की पावर 3/2 दिया हमें, टीवी की पावर अल्फा -1 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट है, तो हम इसको कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ से अल्फा -1 को कंपेयर कर रहे हो तो 3/2 आ रहा है, तो अल्फा कितना आ जाएगा 3/2 + 1 यानी कि 5/2, तो यहाँ पे मेरा जो अल्फा आ गया वो 5/2 आ गया, है ना, तो अल्फा की वैल्यू आप देख सकते हो, दिस इज 5/2, तो अल्फा जैसे ही मेरा 5/2 आ गया, अब आप क्वेश्चन को आगे बढ़ा सकते हो। अब वो मोनोएटमिक दिया है, डायटमिक दिया है, ट्राइटमिक दिया है, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। अगर आपको मोनोएटमिक दे दे, डायटमिक दे दे, ट्राइटमिक दे दे, आप उसके अकॉर्डिंग इसको देख सकते हो, ठीक है ना। मान लो आपको गैस अभी भी डायटमिक दे रखी है, सपोज अगर आपको गैस क्या दे रखी है, डायटमिक, तो आपका गामा कितना होगा, सोचो, उस केस में गामा हो जाएगा आपका 7/5। मान लो क्वेश्चन में दिया वो मोनोएटमिक है, अच्छा इस केस में अगर वो मोनोएटमिक दे देता तो आपका गामा कितना हो जाता, 5/3, है ना, तो आपका गामा कितना हो जाता, 5/3। तो क्वेश्चन में आपको बोलेगा हाइड्रोजन है, हीलियम है, तो आप समझ जाना, हीलियम दिया हो तो मोनोएटमिक, हाइड्रोजन दिया हो तो डायटमिक, ऑक्सीजन दिया हो तो डायटमिक, नाइट्रोजन दिया हो तो डायटमिक, हीलियम दिया हो, नियोन दिया हो, आर्गन दिया हो तो
मोनोएटमिक। समझ में आ रहा है? इस तरीके से आप कंसीडर कर सकते हैं। तो जस्ट आप लोगों को याद रखना है, आपको इन्फॉर्मेशन हमेशा क्वेश्चन में देगा, मोनोएटमिक है, डायएटमिक है, ट्राइएटमिक है, फिर तो हमें जस्ट फॉर्मूले में डालना है, फॉर्मूला हमें याद रखना है भाई, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या है, वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, हमें ये याद रखना है। ये फॉर्मूला याद है तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस हो जाएंगी। कुछ क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चंस नहीं आते। देखो इतना ज्यादा पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के बारे में आपसे नहीं पूछेगा, मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखे हैं, नीट में आपको इतना कंफ्यूज नहीं करता है। ये पढ़ाया क्यों जाता है पॉलीट्रॉपिक, थोड़ा सा इजी हो जाता है, यहाँ पे एक शॉर्टकट बन जाता है, हमें क्वेश्चन करने का एक शॉर्टकट मिल जाता है, ज्यादा हमें कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस नहीं बनाने पड़ते, इसलिए हम पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के बारे में डिस्कशन करते हैं। बट वैसे हम पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के बारे में थोड़ा बहुत हम पढ़ लें, बट हमारे क्वेश्चंस जो अभी तक एग्जाम में आए वो ज्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चंस वगैरह दिखाता हूं, किस तरीके के क्वेश्चंस की हमें प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, हम इस पे चर्चा करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन है, आप देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ अ परफेक्ट गैस, द वैल्यू ऑफ डेल्टा पी बाई पी इज इक्वल्स टू। सो वो कह रहा है एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रहा है किसी परफेक्ट गैस का, यानी कि आइडियल गैस हो गई, परफेक्ट गैस मतलब आइडियल गैस, तो डेल्टा पी बाई पी की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, ये हम लोगों से पूछने की कोशिश कर रहा है। चेंज इन प्रेशर डिवाइडेड बाय प्रेशर, ठीक है ना, डेल्टा पी बाई पी, यानी कि आप इसको डीपी बाई पी भी कह सकते हो। तो आपको पता है पीवी की पावर गामा क्या होता है, अगर हम ध्यान से देखेंगे कांस्टेंट होता है, यही होता है ना हमारे इस केस में, पीवी की पावर गामा क्या हो जाता है हमारा, कांस्टेंट हो जाता है। तो अगर आप इसको डिफरेंशिएट कर दो इस इक्वेशन को, ठीक है, तो हमें पता है, मान लो हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया किसी कांस्टेंट से, हम किसी से हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, ठीक है ना। तो मैं मान लेता हूं यहाँ पे मैंने इसको डिफरेंशिएट करा किसी x से, तो मैं इस पे प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा, तो यहाँ लिखूंगा dp बाई डी एक्स इंटू वी की पावर गामा। पहले मैंने इसका डिफरेंशिएशन किया x से, अब इसका डिफरेंशिएशन कर देते हो, गामा वी की पावर गामा माइनस वन डी बाई डी एक्स और इंटू पी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन किया तो जीरो। ठीक है, मैं इसको समझाने के लिए आपको बता रहा हूं, जस्ट डिफरेंशिएशन करना है। एक्स क्या है मुझे नहीं पता, कोई भी वेरिएबल हो सकता है जिसपे ये दोनों डिपेंड कर रहे हैं, मैंने मान लिया एक्स। तो यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाया है मैंने, पहले पी को किया है तो डीपी बाई डी एक्स और वी की पावर गामा एज इट इज, फिर पी को कांस्टेंट छोड़ दिया, अब वी की पावर गामा का क्या होगा, गामा वी की पावर गामा माइनस वन, पावर रूल। बट यहाँ पे जो डिफरेंशिएशन है एक्स के रिस्पेक्ट में, इसलिए डीबी बाई डी एक्स आया है, इसको खा मत जाना, डीबी बाई डी एक्स भी आएगा यहाँ पे, ठीक है। और अब आप dx को नीचे से कॉमन लेके जीरो में ले जाओ, यानी कि हमें मिला v की पावर गामा dp प्लस यहाँ पे मिला मेरे पास कितना, गामा p v की पावर गामा माइनस वन dv, ये हो गया जीरो। देख सकते हो मैंने dx को जीरो में रख दिया, नीचे से dx कॉमन लिया, जीरो में मल्टीप्लाई कर दिया, कर सकते हैं। राइट साइड जीरो क्यों आया, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, जस्ट डिफरेंशिएट किया है यहाँ विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, WRT का मतलब है विद रिस्पेक्ट टू x। सो अब हम लोगों को dp बाय p की वैल्यू निकालनी है, तो इनमें से एक चीज को राइट साइड ले जाओ, मैंने यहाँ डाल दिया v की पावर गामा dp और इसको राइट साइड ले गया, तो यहाँ आ गया माइनस गामा p v की पावर गामा माइनस वन और कितना आ गया, dv आ गया, v की पावर गामा माइनस वन और कितना आ गया, dv आ गया। और अब आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए, dp बाई p को इधर ले आओ, तो यह आ जाएगा dp डिवाइडेड बाई p, ठीक है ना, और इसको राइट साइड ले जाओ, तो v की पावर गामा को राइट साइड ले जाओ, तो यहाँ पे कितना है, माइनस वी की पावर गामा माइनस वन डी डिवाइडेड बाय वी की पावर गामा। देखो अब अगर इसको ऊपर ले जाओगे, ऊपर गामा माइनस वन है, उसमें से गामा सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या बचेगा, सिर्फ वी की पावर माइनस वन है ना, यहाँ बचेगा माइनस वी की पावर गामा, गामा कट जाएगा, वी माइनस वन डी, या फिर आप इसको डी बाई वी कह सकते हो, ठीक है ना, इसी को आप डी बाई वी कह सकते हो। एक गामा और था यहाँ पे, सॉरी एक गामा और था, ये गामा मिस मत करना बेटा, एक गामा भी था है ना, और पी को तो हम इधर ले गए थे, तो यहां से लिख दिया माइनस गामा और वी की पावर माइनस वन डीवी, यानी कि माइनस गामा डीवी बाय वी, ये आ रहा है, ठीक है ना। तो जहां जहां डीपी बाई पी है, यहाँ डेल्टा पी लिख दो, मतलब मैं इसी को डेल्टा पी को ही डीपी बाई पी कह रहा था, तो जहां जहां डीपी है वहां डेल्टा लिख दो समझने के लिए, तो डेल्टा पी बाई पी किसके इक्वल आ गया, आप देख सकते हो माइनस गामा टाइम्स डेल्टा वी बाई वी, ठीक है ना, ये एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, ठीक है, माइनस गामा डेल्टा वी बाई वी, यानी कि ये थर्ड ऑप्शन, जिसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अच्छा क्वेश्चन है ये, थोड़ा ध्यान से आप देख सकते हो, इजी क्वेश्चन भी है, जस्ट डिफरेंशिएशन किया है और आंसर निकाल लिया है, ठीक है। तो डेल्टा पी बाई पी इज नथिंग बट माइनस गामा टाइम्स डेल्टा वी बाई वी, दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस।
ठीक है, ओके, समझ में आ रहा है अच्छी तरीके से। इसको करने का तरीका एक और भी होता है, सिर्फ ये तरीका नहीं है, इसको करने का एक और तरीका है, एक और मेथड है, मैं उसके बारे में भी बताता हूँ। एक और मेथड है इसको करने का। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम एडियाबैटिक प्रोसेस को एक बार देख लेते हैं, ठीक है। एडियाबैटिक प्रोसेस, इजी तरीका क्या है इसको करने का या याद रखने का इजी तरीका क्या है। एडियाबैटिक प्रोसेस में आप पीवी ग्राफ बनाना जानते हैं, आपने पीवी ग्राफ बनाए, प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ को आप जानते हो, आपको पता है प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ क्या आता है, इस तरीके से आता है एडियाबैटिक प्रोसेस में, है ना। तो अगर आप ध्यान से देखोगे पीवी की पावर गामा, ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है, यही जानते हो ना, पीवी की पावर गामा क्या होता है, यहाँ पे कांस्टेंट होता है। आपसे पूछा जाए इस ग्राफ का स्लोप बताओ, स्लोप कितना होगा, इस ग्राफ का स्लोप सोचो, इस ग्राफ के स्लोप के बारे में डिस्कशन करो। स्लोप का मतलब आप जानते हो, हमसे यहाँ पे डीपी बाय डीवी पूछ रहा है, ये पूछा जा रहा है। स्लोप तो यही होता है ना, दिस इज नोन एज स्लोप, ये डीपी बाय डीवी है, वो आप इजीली निकाल सकते हो, डिफरेंशिएट कर दो। अगर हम ध्यान से देखेंगे यहाँ भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, आप v से डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो पहले आपको मिलेगा dp बाई dv, है ना, और v की पावर गामा को कांस्टेंट रख दिया, प्लस प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूँ, पहले p का डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, v को एज इट इज, फिर v का करूंगा, p को छोड़ दूंगा, प्लस p, और v की पावर गामा का कितना हो जाएगा, v यहाँ आ जाएगा गामा, v की पावर गामा -1, और ये आ जाएगा 0, ठीक है ना। तो आप इसको राइट साइड ले जाओ, तो यहां से dp बाय dv कितना आ जाएगा आपका, माइनस गामा p, v की पावर गामा -1, ये आ जाएगा आपका, है ना, डिवाइडेड बाय v की पावर गामा, तो यहां से माइनस गामा p आ जाएगा डिवाइडेड बाय v, ठीक है ना, ये आ जाएगा। यानी कि आप इस ग्राफ का स्लोप याद रख सकते हो, इस ग्राफ का अगर आपको स्लोप याद है, यानी इस ग्राफ का स्लोप आता है माइनस गामा p बाई v, यानी कि आप जानते हो dp बाई dv जो स्लोप है इस प्रोसेस का, वो माइनस गामा p बाई वी है। इसी को आप डेल्टा p बाई डेल्टा वी लिख दो, और इसको लिख सकते हो माइनस गामा p बाई वी, ठीक है ना, ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो यहीं से तो पिछला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, पिछले क्वेश्चन में भी यही चीज है। अगर पिछले क्वेश्चन में बस क्या करो, p को इधर ले जाओ, डेल्टा v को इधर ले जाओ, तो यही पूछा था पिछले क्वेश्चन में। तो हम यहां से क्या याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्या है, एडियाबैटिक का स्लोप पूछा जा सकता है। स्लोप ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस, पीवी ग्राफ का स्लोप क्या है, यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला आप याद रखो, माइनस गामा पी बाई वी, ये स्लोप है। यहीं से पिछला वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ था। पिछले वाले क्वेश्चन में भी अगर मैं स्लोप की जगह डीपी बाई डीवी डायरेक्टली डाल देता माइनस गामा पी बाई वी, तो एक स्टेप का सॉल्यूशन होता, पी को इधर ले जाता, डीवी को इधर ले जाता, तो आंसर आ जाता, है ना। तो ये वन स्टेप सॉल्यूशन है, इतना डिफरेंशिएशन करना ही नहीं पड़ता, राइट। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि हमें स्लोप का अगर फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन हो जाएगा। ये एडियाबैटिक गैस के लिए है, सॉरी एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए है, ठीक है ना। स्लोप फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, हम यहां से क्या निकालना चाह रहे हैं, स्लोप फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस की, एडियाबैटिक प्रोसेस में हमारा स्लोप कितना निकल के आता है प्रेशर वॉल्यूम का। आइसोथर्मल का कर सकते हो, अगर आप आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करो, अब हम यहां पे कहेंगे स्लोप ऑफ पीवी फॉर आइसोथर्मल, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए भी एक बार देख लेते हैं। बहुत सिंपल है, आप खुद भी निकाल सकते हो, बहुत आसान है, इसका तो और आसान है। आइसोथर्मल प्रोसेस में तो और आसान है, आइसोथर्मल प्रोसेस में हमें पता है ये P होता है, ये B होता है, देखने में ग्राफ वैसे ही लगता है, बट यहाँ पे जो रिलेशन होता है वो PV इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है ना। वो क्या होता है, PV इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। तो हमें क्या चाहिए, हमें इसका स्लोप चाहिए। स्लोप क्या हो गया, dp बाई dv, ये हम लोगों को निकालना है, और हम यहाँ से डिफरेंशिएट कर सकते हैं प्रोडक्ट रूल। पहले प्रेशर का करो, तो dp बाई dv आ जाएगा, v कांस्टेंट एज इट इज रखोगे, फिर प्रोडक्ट रूल याद है ना, पहले इसका डिफरेंशिएशन, दिस इज कांस्टेंट, फिर इसका डिफरेंशिएशन और ये कांस्टेंट, तो पहले आपने p का डिफरेंशिएशन किया है, dp बाई dv, v कांस्टेंट, फिर उसके बाद डिफरेंशिएशन किसका करोगे, v का, p को कांस्टेंट रखो, एज इट इज रखो, और v का डिफरेंशिएशन dv बाई v, जिसको आप 1 भी कह सकते हो, dv बाई v 1 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो v dp बाई dv ये किसके बराबर हो गया, प्लस p इज इक्वल्स टू 0, तो v dp बाई dv ये किसके इक्वल हो गया, माइनस p के, v को इधर ले जाओ, तो यहाँ से dp बाई dv आ जाएगा माइनस p बाई v। बस देखो यहाँ पे गामा नहीं आ रहा, इसका स्लोप माइनस p बाई v है, इसके स्लोप की अगर हम बात करें, इसका स्लोप माइनस p बाई v है, यानी कि यहाँ पे जो स्लोप आया है वो कितना आया मेरा, माइनस p बाय
बी, बस इतना ही याद रखना है, ये आइसोथर्मल के लिए, ठीक है ना। एडियाबैटिक के लिए अगर हम बात करें, अभी कंपेयर करते हैं, एडियाबैटिक से कंपेयर करते हैं, तो एडियाबैटिक प्रोसेस में जो हमने स्लोप देखा था वो मुझे कितना मिल रहा था, माइनस गामा पी बाई वी, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो एडियाबैटिक का स्लोप ज्यादा है, एडियाबैटिक का स्लोप ज्यादा है, गामा टाइम ज्यादा है ना। आप चाहे तो यहां लिख भी सकते हो, फाइनली आप कंक्लूजन ये निकाल सकते हो, स्लोप ऑफ एडियाबैटिक कर्व, जो भी हमारा एडियाबैटिक कर्व है वो किसके इक्वल है, गामा टाइम्स स्लोप ऑफ आइसोथर्मल, ठीक है ना। ये आप कंसीडर कर सकते हो, ओके। और स्लोप है कितना, पी बाई वी, सिंपल, पी बाई वी, याद रखना भी मुश्किल नहीं है, पी बाई वी है, सिंपल सा इसका स्लोप है, ओके। यहां पे एक क्वेश्चन दिया गया है, थोड़ा सा पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, सॉरी पॉलीट्रोपिक कह रहा हूं, सॉरी, एक यहां पे एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए हमें क्वेश्चन दिया गया है। उसने बोला एन आइडियल गैस इज गिवन एज एन आइडियल गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस इज कंप्रेस एडियाबैटिकली। कैसे कंप्रेस किया गया इसको, बोलो एडियाबैटिकली टू 8/27 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। गामा हम लोगों को 5/3 दिया, देन राइज इन टेम्परेचर। गामा 5/3 का मतलब है मोनोएटमिक हो गया, है ना। गामा 5/3 दिया है, ऑब्वियस सी बात है ये मोनोएटमिक होगा, तभी तो दिया हुआ है। और हम लोगों को गैस का टेम्परेचर दिया गया है 27 डिग्री सेल्सियस, यानी कि टेम्परेचर हमारा 300 केल्विन हो गया, ठीक है। एडियाबैटिकली कंप्रेस किया गया है, और कितना कंप्रेस किया गया है यहाँ पे, 8/27। तो सबसे पहले हमें यहाँ किसकी रिलेशन की बात की जा रही है, टेम्परेचर और वॉल्यूम। तो हमें टेम्परेचर वॉल्यूम रिलेशन पता है, ठीक है ना। अभी हम लोगों ने पीछे भी देखा था, अगर हम टेम्परेचर वॉल्यूम रिलेशन की बात करते हैं तो हम पीछे भी देख सकते हैं, टीवी की पावर गामा -1 कांस्टेंट होता है, ठीक है ना। टीवी की पावर गामा -1 कांस्टेंट होता है, उसी रिलेशन को यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, यानी कि टीवी की पावर गामा -1। पॉलीट्रॉपिक नहीं है, एडियाबैटिक है, इसलिए गामा लिख रहा हूं, अल्फा नहीं लिख रहा, ये कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो यहां से आप लिख सकते हो T1 V1 की पावर गामा -1 इज सेम एज T2 V2 की पावर गामा -1। इस एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए ये लिख सकते हैं, ठीक है। हमें क्या दिया हुआ है, इट इज कंप्रेस टू 8/27, यानी कि इनिशियल वॉल्यूम, सॉरी कंप्रेस किया गया ना, यानी कि V2/V1, मैं V2 को फाइनल कह रहा हूं, V2 को फाइनल वॉल्यूम, V1 को इनिशियल, ये 8/27 दिया है, ठीक है ना। ये हमें 8/27 दिया है। देन द राइज इन टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर बढ़ा है वो हमें निकालना है। चलो हम करते हैं, पहला टेम्परेचर हम लोगों को 300 दिया था, सो अब हम देख सकते हैं यहाँ पे T1 को मैं लिख देता हूँ, ये हमें कितना दिया हुआ है, 300 केल्विन, और V1 की पावर गामा -1। आप इसको पहले ऐसे लिख लो, एक काम करो, T1/T2 इज इक्वल्स टू V2/V1 की पावर गामा -1, थोड़ा इजी हो जाएगा करना, और कुछ नहीं है, ठीक है। अब T1/T2, T1 की जगह डाल दो 300, T2 हमें निकालना है, V2/V1 कितना आ जाएगा हमारा, 8/27, और इसकी पावर गामा -1, गामा कितना दिया है 5/3 और -1, यानी कि यहां से कितना आ जाएगा 8/27 की पावर 2/3, ठीक है ना। 8/27 की पावर 2/3, यहां से ये आ जाएगा। इसको सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, पहले दोनों साइड इसका क्यूब रूट ले लेते हैं, है ना। दोनों साइड नहीं, सॉरी राइट साइड इसका क्या ले लेते हैं, क्यूब रूट ले लेते हैं, क्योंकि इसका नजर आ रहा है 8 का क्यूब रूट 2 होगा और 27 का कितना होगा 3, यानी कि मैं यहां से लिख भी सकता हूँ 300 डिवाइडेड बाई T2। पहले आप इसका क्यूब रूट ले लो, तो क्या आ जाएगा 2/3 की पावर 2। मैंने 1/3 पावर हटा दी, यहाँ से क्यूब रूट ले चुका हूँ, 1/3 पावर का मतलब ही क्यूब रूट होता है, किसी की भी पावर 1/3 हो क्यूब रूट है। इसके बाद स्क्वायर कर दो, यहाँ से बचा क्या, ये 4/9 बचा, यानी कि अगर आप T2 की बात करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 9 × 300 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका कितना, ये आ गया 2 टाइम्स, ये आ गया 15 टाइम्स, ठीक है ना, 150 टाइम्स, सॉरी ये आ गया 75। तो 75 × 9 आप करके देख लो, 75 × 9, 5 9 45, 4 आ गया, 7 9 63, 675, ठीक है ना। यहां से आपको कुछ 675 मिला केल्विन। तो ये मेरा राइज इन टेम्परेचर नहीं हुआ, ये मेरा फाइनल टेम्परेचर हुआ। 675 विल बी द फाइनल टेम्परेचर, ठीक है ना। 675 इज द फाइनल टेम्परेचर। अगर आपसे राइज पूछ रहा है, राइज इन टेम्परेचर,
तो आपको क्या करना चाहिए, T2 को T1 में से माइनस कर देना चाहिए, यानी कि 675 में से 300 को माइनस कर दो तो 375 केल्विन आ जाएगा। फाइनल टेम्परेचर पूछा होता तो 675 लिखते, राइजन टेम्परेचर पूछा इसलिए मैं 375 लिख रहा हूं। दोनों में फर्क है ना बेटा, राइज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना बड़ा वो पूछा गया। टेम्परेचर पहले से 300 था, अब 675 हो गया, बढ़ गया है, कितना बड़ा वो पूछा। क्वेश्चन को शुरू से लेकर लास्ट तक पढ़ लें, क्वेश्चन आसान है। गामा हमें दे दिया, फॉर्मूला कौन सा लगाना है हमें कैसे पता चलेगा सर, हम समझ नहीं पाए, अगर कि हमें नहीं याद आ रहा फॉर्मूला कैसे लगाना है, तो याद रखो एडियाबैटिक प्रोसेस है। एडियाबैटिक प्रोसेस में मैंने तीनों रिलेशन दिखाए हैं। यहाँ पे उसने टेम्परेचर और वॉल्यूम की ही बात की है, उसने कंप्रेशन दिया, उसने बोला उसका कंप्रेशन इतना हो गया, यानी वॉल्यूम कितनी घट गई है, क्या हुआ है उसके बारे में दिया है। टेम्परेचर की इन्फॉर्मेशन दी है, तो पीवी की पावर गामा लगाना तो कोई फायदा नहीं है ना इस क्वेश्चन में। प्रेशर के बारे में तो कुछ दिया नहीं ना बच्चा, नहीं दिया ना, इसलिए यहाँ पे वॉल्यूम के बारे में चर्चा की गई है, तो वॉल्यूम वाला फॉर्मूला यूज किया हमने, टीवी की पावर गामा -1 को कांस्टेंट लिया। ठीक है ना। सो आप ये रिलेशंस याद रखो, जब हम लोगों ने पहले भी पढ़े थे, आप लोगों को याद रखने हैं कि कब हम लोगों को कौन सा फॉर्मूला यूज करना होता है, ये इंपॉर्टेंट होता है। कौन से फॉर्मूले को कब इस्तेमाल करना है ये जरूरी होता है, हम लोग थोड़ा सा इस पे ध्यान दें। ठीक है, 1 सेकेंड। अगर आप लोगों को प्रेशर वॉल्यूम रिलेशन दे तो पीवी की पावर गामा, ये अल्फा नहीं, गामा यूज करना एडियाबैटिक के लिए, पॉलीट्रॉपिक के लिए अल्फा। ठीक है ना। और अदरवाइज टीवी के लिए टीवी की पावर गामा -1, या फिर आप क्या यूज कर सकते हो, पी की पावर 1 माइनस गामा, टी की पावर गामा कांस्टेंट, ऐसे भी यूज कर सकते हो एडियाबैटिक प्रोसेसेस के लिए। ठीक है ना। एडियाबैटिक में जस्ट अल्फा गामा के इक्वल हो जाता है और कुछ नहीं है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, अ मिक्सचर ऑफ गैसेस एसटीपी पे दी गई है और गामा की वैल्यू दी गई है। एसटीपी का मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, ठीक है ना, इसका मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। यहाँ पे मैं अपना टेम्परेचर क्या ले रहा हूं, यहाँ पे जो हम अपना टेम्परेचर कंसीडर करते हैं वो कंसीडर करते हैं 273 केल्विन। ठीक है ना। प्रेशर की बात करूं, यहाँ पे जो हम अपना प्रेशर कंसीडर करते हैं वो 1 atm यानी कि 10 की पावर 5 पास्कल अप्रोक्सीमेटली ये कंसीडर करते हैं। वैसे 1.01 इंटू 10 की पावर 5 होता है, आप अप्रोक्सीमेटली 1 atm को 10 की पावर 5 लिख सकते हैं सॉल्व करने के लिए। गामा की वैल्यू दी है और हम लोगों को दिया इट इज कंप्रेस्ड टू 1/9 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, यानी कि यहाँ पे मुझे पता चल गया जो मेरा फाइनल वॉल्यूम है डिवाइडेड बाय इनिशियल वॉल्यूम 1/9, ये चीज हमें मिल गई। ठीक है। अगेन यहाँ पे टेम्परेचर प्रेशर का ही फॉर्मूला लगाना चाहिए, क्योंकि आपसे टेम्परेचर पूछा गया है, टेम्परेचर प्रेशर का ही लगाना चाहिए, यानी कि मैं अगेन टीवी की पावर गामा -1 कांस्टेंट यूज कर सकता हूँ, T1 V1 T2 V2 की पावर गामा -1 को मैं यहाँ यूज कर सकता हूँ फिर से। ठीक है ना। फिर यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ T1/T2 इज नथिंग बट V2/V1 की पावर गामा -1, यानी कि यहाँ पे V2/V1 हमें दिया है 1/9 और गामा दिया है 1.5 -1, यानी कि 1.9 की पावर 0.5, इसको आप 1/2 भी कह सकते हो, 3.5 को 3/2 भी कह सकते हो, इसको 1/2 कह सकते हो, यानी कि ये 1/3 आ जाएगा। 0.5 को आप 1/2 कह सकते हो ना बेटा, यही किया मैंने यहाँ पे, 1.5 माइनस 1.5 हो गया, इसको 1/2 लिख दिया। 1/2 का मतलब अंडर रूट, तो यहाँ से आ जाएगा T1 और नीचे टेम्परेचर कितना था 273, ये हो गया 1/3। तो यहाँ से T1 की वैल्यू, सॉरी एक सेकेंड उल्टा हो गया, यहाँ से T1 हमें पता था 273 है, T2 निकालना था, ये हो गया 1/3 है ना। अब आएगा यहाँ से T2 की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 3 इंटू 273। T1 तो हमें पता था ना पहले वाला टेम्परेचर, बाद वाला ही तो निकालना है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा देखो ध्यान से, 273 इंटू 3 यहाँ आ जाएगा 9, 3 7 21, ठीक है ना, यहाँ आ गया 1 और 2 उधर चला गया, तो 819 पर ये केल्विन है, 819 केल्विन फाइनल टेम्परेचर है। तो 819 हमें कहीं दिया है किसी ऑप्शन में, नहीं दिया, 819 केल्विन नहीं दिया, और इसका मतलब है डिग्री सेल्सियस में ही सारे ऑप्शन दिए, तो आप 819 में से क्या माइनस करोगे बोलो, 273 को माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 6, ठीक है ना। फिर 9 में से 3 गया 6, फिर 11 में से 7 गया, यहाँ पे आ गया 4, ठीक है। फिर 7 में से 2 गया 546, तो 546 क्या हमारे पास ऑप्शन है, बिल्कुल डिग्री सेल्सियस में 546 डिग्री सेल्सियस आएगा, क्योंकि ये केल्विन में था,
इसमें 273 माइनस करेंगे तो डिग्री सेल्सियस में आंसर आएगा। तो आप देख सकते हो क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन आसान है, ये खुद करने हैं। एक बार ये खुद कर लोगे ना मजा आ जाएगा, एकदम से कंसेप्ट ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। खुद करके देखना है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक मूवी की तरह सर की वीडियो देखी, सुन लिया, समझ में आ गया, हंस लिया, बस उसके बाद भूल गए। नहीं, जब तक आप अपना पेन उठाओगे नहीं, कलम उठाओगे नहीं, लिखोगे नहीं, कैसे बात बनेगी भाई? बात तभी बनेगी जब आप खुद करोगे, परिश्रम करना पड़ता है। इसके बाद स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस अंडरगोइंग एडियाबैटिक चेंजेस। तो एडियाबैटिक चेंज में हमें पता है स्पेसिफिक हीट कितनी होती है, आप जितनी मर्जी हीट दे दो, है ना, या सॉरी एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करें, सॉरी इसमें तो हीट दे ही नहीं सकते, एडियाबैटिक चेंज है ना, एडियाबैटिक चेंज में तो हमें पता है डेल्टा क्यू ही जीरो हो जाता है, तो आप हीट दे ही नहीं रहे। अरे डेल्टा क्यू जीरो हो गया, हीट दे ही नहीं रहे, तो सी क्या होता है 1/n dq/dt, तो कोई मतलब ही नहीं बनता यहाँ पे, तो ये तो जीरो ही आ जाएगा, ठीक है ना, ये तो जीरो ही आ जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। Graph between PV diagram for isothermal and adiabatic processes are drawn, the relation between their slopes is. So अगर हम ध्यान से देखें इनके स्लोप के बीच में रिलेशन हमने पढ़ा है, एडियाबैटिक का जो स्लोप होता है, अगर हम इसके स्लोप की बात करें, है ना, जो भी हमारा स्लोप था एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए वो आया था -γ/p/v, और जो मेरा स्लोप आया था आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए वो मुझे पता है -p/v आया था। तो क्या दिक्कत है, हमें पता है ना एडियाबैटिक का स्लोप ज्यादा है, स्लोप ऑफ एडियाबैटिक कर्व इज गामा टाइम्स स्लोप ऑफ आइसोथर्मल, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ठीक है, हम इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं, हमने कुछ चीजें पहले पढ़ी हैं कि हम इस सवाल को कर सकते हैं। द वर्क डन बाय एन आइडियल मोनोएटमिक गैस अलोंग द पाथ LMNOL। तो यहाँ पे आप पहले सोचो वर्क डन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, साइकिल कैसी है क्लॉकवाइज, साइकिल जब क्लॉकवाइज होती है, साइक्लिक प्रोसेस है, साइकिल जब मेरी क्लॉकवाइज होती है तो नो डाउट जब साइकिल क्लॉकवाइज है तो इसका वर्क डन हमेशा कैसा आता है, पॉजिटिव आता है। कैसा आता है, पॉजिटिव। इसका वर्क डन कितना आएगा 3p - 2p, यानी कि ये साइड हो गई p, ठीक है ना, यहां से यहां तक का ये डिस्टेंस हो गया p और 2v, और ये कितना हो गया v। तो सिंपल है, ये तो p × v बन गया, तो कुछ बचा ही नहीं, ये तो सिंपल है, पॉजिटिव। यहां पे क्या क्वेश्चन दिया है, जरा इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखें। अ सिस्टम इज टेकन अलोंग द पाथ A and B as shown. If the amount of heat given in this processes are QA and QB, change in internal energy respectively then. तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यहाँ पे प्रेशर है, यहाँ पे वॉल्यूम है, इनिशियली आपकी स्टेट ये है, फाइनल स्टेट ये है, ठीक है ना। आप I से F जा रहे हो, एक बार पाथ A से, एक बार पाथ B से, ठीक है ना। अब आपसे आपको क्या क्या पता है इन दोनों पाथ में, अगर आप ध्यान से देखो, एक बार आप पाथ ए से जा रहे हो, एक बार पाथ बी से जा रहे हो, दोनों केस में आपकी फाइनल स्टेट, दोनों ही केस में इनिशियल स्टेट सेम है, जस्ट पाथ ही तो अलग है। इंटरनल एनर्जी कभी भी पाथ पे डिपेंड नहीं करती है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी चाहे मैं किसी भी पाथ से चले जाऊं वो सेम होगी, ठीक है ना। अगर फाइनल स्टेट इनिशियल स्टेट सेम है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी यहाँ पे सेम होगी, क्योंकि इंटरनल एनर्जी पाथ पे डिपेंड नहीं करती, इंटरनल एनर्जी डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ। ये पाथ इंडिपेंडेंट है, तो इंटरनल एनर्जी अगर पाथ इंडिपेंडेंट है तो ये इस पर डिपेंड ही नहीं करेगी। बात समझ में आती है अच्छी तरीके से, यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी यहाँ पे, सेम हो जाएगी, ठीक है ना। चेंज इन इंटरनल एनर्जी यहाँ पे क्या हो जाएगी, सेम। इसके अलावा वो बात कर रहा है QA एंड QB की, तो इनमें से वर्क डन किस में ज्यादा होगा, खुद सोचो वर्क डन किस में ज्यादा होगा। अगर आप ऊपर वाली प्रोसेस देखो तो आपको कौन सा वर्क डन करना पड़ेगा, जो येलो कलर से मैं दिखा रहा हूँ इतना सारा, इसका एरिया ये है, येलो वाला एरिया, ये वर्क डन किस में करना पड़ रहा है, पाथ ए में। पाथ ए में जो वर्क डन आपको करना पड़ रहा है वो ये वाला एरिया है, येलो वाला एरिया, और पाथ बी में वो नीचे वाला एरिया होगा। पाथ बी आप ऐसे जा रहे हो तो ये पिंक वाला एरिया, कौन सा एरिया ज्यादा, पिंक वाला या येलो वाला, खुद सोचो। ऑब्वियसली सर येलो वाला, वो कर्व ऊपर है, तो ये वर्क डन किस में है, पाथ बी में, ठीक है ना। अब आपको पता है क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम डेल्टा क्यू की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा यू प्लस वर्क डन, ठीक है ना। तो दोनों प्रोसेस में यही फॉर्मूला लगेगा, दोनों प्रोसेस में डेल्टा यू सेम है, बस फर्क क्या है, वर्क डन का। हमें पता है जो भी वर्क डन करा जा रहा है पाथ ए पे, वो वर्क डन पाथ बी से ज्यादा है, क्योंकि एरिया ज्यादा है, मोर एरिया अंडर ए, है ना, रीजन तो समझ में आ रहा है ना, मोर एरिया अंडर ए के अंडर एरिया ज्यादा है, तो डेफिनेटली ए के अंडर अगर एरिया ज्यादा है तो फिर सीधी सी बात हो गई ना बेटा, अगर ए के अंडर एरिया ज्यादा है तो उसमें वर्क डन ज्यादा है, और इंटरनल एनर्जी दोनों में सेम है, तो डेल्टा क्यू उसी में ज्यादा होगा, है ना। तो यहाँ पे डेल्टा क्यू ऑफ ए इज ग्रेटर देन डेल्टा क्यू ऑफ बी। समझ में आ रहा है, क्योंकि डेल्टा क्यू डेल्टा यू और वर्क डन पे डिपेंड करता है, डेल्टा यू दोनों में सेम,
है ना, डेल्टा यू दोनों में सेम, डेल्टा यू ऑफ ए इज डेल्टा यू ऑफ बी, ये दोनों में सेम है। तो डेल्टा क्यू सिर्फ वर्क डन पे डिपेंड करेगा, जिसमें ज्यादा वर्क डन उसमें डेल्टा क्यू ज्यादा। तो यानी कि यहां पे हम कह सकते हैं क्यू ए इज ग्रेटर देन क्यू बी, और ये दोनों चीजें सेम। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। आई थिंक इसका आंसर आप बहुत आराम से निकाल सकते हो। एक साइक्लिक प्रोसेस है, वर्क डन ही पूछा है और क्लॉकवाइज है, तो वर्क डन पॉजिटिव होगा। हाफ इसका बेस देख लो कितना हो जाएगा यहां से 3v0, और इसकी हाइट देख लो यहां से कितनी हो जाएगी 4v0, है ना, हाइट कितनी हो जाएगी यहां से 4v0, तो हाफ 4v0 3v0, तो ये आ जाएगा 6p0 v0। सिंपल क्वेश्चन, ठीक है ना, इसमें तो टाइम भी नहीं देना हमें ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को भी ध्यान से देखो। यहां कह रहा है आइडियल गैस गोज फ्रॉम स्टेट ए टू बी, दो प्रोसेसेस से 1 and 2 एज शोन। द हीट एब्जॉर्ब्ड एंड वर्क डन इन प्रोसेस 1 आर 120 and 70। इफ वर्क डन इन प्रोसेस 2 is 60, देन द हीट एब्जॉर्ब्ड इन दिस प्रोसेस। तो पहली प्रोसेस से हम देखें ध्यान से, जो पहली प्रोसेस है उसमें हम यहां से यहां जा रहे हैं, दूसरी प्रोसेस में नीचे से जा रहे हैं, पाथ अलग है, तो इंटरनल एनर्जी सेम होगी। यानी कि अगर हम प्रोसेस 1 की बात करें, हम फर्स्ट लॉ लगाएं, डेल्टा क्यू को हम डेल्टा यू प्लस डेल्टा वर्क डन कह सकते हैं। फर्स्ट प्रोसेस के थ्रू बात करें तो हम लोगों को फर्स्ट प्रोसेस में हीट एब्जॉर्ब दिया है, पॉजिटिव होगा, है ना, यानी कि डेल्टा क्यू की जगह हम डाल देते हैं 120। इंटरनल एनर्जी का चेंज नहीं पता, पर वर्क डन हमें पता है 70 जूल है, तो यहाँ पे 70 जूल लिख देते हैं। तो यहाँ से डेल्टा यू आ गया आपका कितना 120 माइनस 70, ये आ गया आपका 50 जूल। ठीक है ना, तो डेल्टा यू 50 आ गया। तो अगर मैं सेकंड प्रोसेस से जाऊं तो भी मेरा इंटरनल एनर्जी का चेंज बराबर होगा, है ना, फर्क नहीं पड़ेगा ना। अगर मैं यहां से यहां इससे जाऊं तो क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट का सेम होना जरूरी है। क्या वो चीज यहां पे भी बरकरार है, बिल्कुल है। इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट अभी भी सेम है, यानी अभी भी ए से बी जा रहे हो, बस पाथ अलग है, यानी कि डेल्टा यू सेम होगा। ठीक है ना, डेल्टा यू सेम रहेगा, डेल्टा यू सेम है सेकंड प्रोसेस से, सेकंड प्रोसेस में भी वो कितना रहेगा 50 जूल रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप डेल्टा क्यू का फॉर्मूला डेल्टा यू प्लस वर्क डन डाल दो, तो डेल्टा क्यू अगर आपको निकालना है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी आपकी 50 है, वर्क डन इसमें हम लोगों को दे रखा है 60। ठीक है ना, वर्क डन इन दिस प्रोसेस इज 60, तो ये कितना आ जाएगा 110 जूल, तो आंसर आ जाएगा 110। इंपॉर्टेंट, इजी। ओके, नेक्स्ट आता है ज़ीरोथ लॉ। ज़ीरोथ लॉ का मतलब क्या है, एक बहुत ही कॉमन सी स्टेटमेंट है। ठीक है ना, ये ऐसे है कि भैया मान लो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले इक्विलिब्रियम को डिस्कस कर ले। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, यहाँ पे इस चैप्टर में इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जब चीजें मिनिमम एनर्जी में आ जाती हैं, हम ऐसे ही तो बोलते हैं ना इक्विलिब्रियम, स्टेबिलिटी, यानी कि हम इक्विलिब्रियम को ज्यादातर स्टेबिलिटी से जानते हैं। तो यानी कि स्टेबिलिटी कैसे आएगी यहाँ पे, इक्विलिब्रियम कैसे आएगा। आप जानते हो हीट फ्लो होने के लिए सिर्फ एक चीज जरूरी है, वो है टेम्परेचर का बराबर होना। अगर टेम्परेचर बराबर हो जाता है तो हीट फ्लो नहीं करती। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम का मतलब है हीट फ्लो ना होना। कभी भी ज़ीरोथ लॉ या कोई भी कुछ भी पढ़ाया जाए हीट वाले चैप्टर में, इक्विलिब्रियम का मतलब है हीट का फ्लो रुक गया, यही इक्विलिब्रियम है ना। यानी कि यहाँ पे अगर आपसे बोले कोई इक्विलिब्रियम मेंटेन है, ठीक है ना, तो यहाँ पे हीट इक्विलिब्रियम, बेसिकली हम हीट इक्विलिब्रियम की अगर हम बात करें, नो फ्लो ऑफ एनर्जी हम कह सकते हैं, नो फ्लो ऑफ एनर्जी। ठीक है ना, कभी कभी ऐसे बोल देते हैं नो फ्लो ऑफ एनर्जी, कभी कभी कह देते हैं इक्विलिब्रियम का मतलब मान लो कुछ एनर्जी बाहर जा रही है तो उतनी एनर्जी अंदर आ रही है, तो एनर्जी का ओवरऑल चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जीरो है। ना तो एनर्जी बढ़ रही है ना घट रही है, जितनी एनर्जी आप रिलीज कर रहे हो उतनी एब्जॉर्ब कर रहे हो, इसको भी इक्विलिब्रियम कह सकते हैं। या तो एनर्जी एक्सचेंज ही ना करे, उसको भी इक्विलिब्रियम कह सकते हैं, या फिर ओवरऑल जितनी एनर्जी रिलीज करे उतनी एब्जॉर्ब करे सिस्टम, तो हम उसको इक्विलिब्रियम कह सकते हैं कि अब सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। ठीक है ना, दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम आने की जो मेजर कंडीशन है वो ये है कि भैया हीट फ्लो नहीं कर रही, यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया है, टेम्परेचर ऑफ सिस्टम एक्चुअली किसके बराबर हो गया है, सराउंडिंग के। ठीक है ना, या फिर हो सकता है दो ऑब्जेक्ट आपस में हीट एक्सचेंज कर रहे हो, तो हम बोलेंगे टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट सेम हो जाए। ठीक है ना, सो यहां पे हम क्या लिखेंगे, टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट सेम हो जाए, जिनके बीच में हीट एक्सचेंज हो रही थी, टेम्परेचर बिटवीन ऑब्जेक्ट्स, टेम्परेचर बिटवीन ऑब्जेक्ट्स, या फिर टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट्स लिख देना चाहिए, टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट बिकम
टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट्स विल बिकम सेम, विल बी सेम, ऐसे लिख देते। तो फाइनली जो ऑब्जेक्ट हीट एक्सचेंज कर रहे थे, हो सकता है एक हीट एब्जॉर्ब कर रहा हो सकता है एक हीट रिलीज कर रहा हो, उन दोनों ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर फाइनली सेम हो जाएगा। इसी को हम ज़ेरोथ लॉ कहते हैं। तो when a body A is in thermal equilibrium with another body B and also separately in thermal equilibrium body C, then body B and C will also be in thermal equilibrium। तो यहाँ पे thermal equilibrium को हम कैसे समझेंगे? यहाँ पे वो कह रहा है मान लो, ठीक है ना, वो कह रहा है मान लो बॉडी A है, ये मान लो बॉडी B है, और ये मान लो बॉडी C है ना। वो ऐसे बोल रहा है, वो बोल रहा है बॉडी, सबसे पहले उसने क्या बोला, स्टेटमेंट वैसे ही लिखते हैं, देखो A and B are in thermal equilibrium when body A is in thermal equilibrium with body B। मान लो बॉडी A का टेम्परेचर TA है, बॉडी B का टेम्परेचर TB है। उसने बोला ये दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में, ये कब आ सकते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम में? जब TA TB बराबर हो। उसने बोला A और B थर्मल इक्विलिब्रियम में, देखो बोला ना, देखो यहाँ लिखा है उसने क्या बोला है, here A is in thermal equilibrium with B, तो यानी कि TA TB के बराबर है। और उसके बाद उसने क्या बोला यहाँ पे, इसके बाद उसने बोला है ए बी के साथ साथ सी में भी थर्मल इक्विलिब्रियम है। तो ए और सी में भी थर्मल इक्विलिब्रियम है, ए और बी में भी है, ए और सी में भी है। सी का टेम्परेचर मैंने मान लिया टीसी, तो इसका मतलब टेम्परेचर ऑफ ए टेम्परेचर ऑफ सी के भी इक्वल होगा। अगर ए बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में, इसका मतलब इन दोनों का टेम्परेचर सेम है। अगर ए सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में, मतलब इन दोनों का टेम्परेचर सेम है। तो ऐसे में बी और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे, वो ये कह रहा है। हो ही सकता है, ऑब्वियसली इन दोनों को मिला दो तो इससे हमें मिल जाएगा ना, टीबी और टीसी भी तो सेम हो जाएंगे। तो लॉजिकल है, लॉजिकल चीज है, यानी कि अगर ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो बी और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में हो, या ए और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में हो, इसका मतलब है बाकी दो भी होंगे, यानी कि तीनों ही म्यूचुअली थर्मल इक्विलिब्रियम में यहाँ पे होंगे। ये ज़ेरोथ ने अपने लॉ में जस्ट मेंशन किया था। तो स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है ज़ेरोथ की, आप इसको याद रख सकते हो। इसकी स्टेटमेंट में उन्होंने क्या कहा था, ये इंपॉर्टेंट है, हमें स्टेटमेंट याद रहे एग्जाम में, ठीक है, ओके। चलो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, जैसा कि मैंने कहा था थोड़ा क्वेश्चन पे ज्यादा हम कमांड रखेंगे। यहाँ क्वेश्चन में कहता है द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2 मोल्स ऑफ डायटोमिक गैस इज इतना, इज इक्वल टू, सिर्फ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, डायटोमिक गैस है। सबसे पहले डिग्री ऑफ फ्रीडम डिसाइड कर लो, यहाँ पे कितनी होगी, रोटेशनल, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम डायटोमिक में होती है सर 2 होती है। तो हम लोगों को पता है यहाँ पे कितनी एनर्जी आ जाएगी, आपको पता है F/2 nRT, 2 रोटेशनल डिग्री है तो 2 डिवाइडेड बाई 2। एन की अगर मैं बात करूं, है ना, नंबर ऑफ मोल्स कितने दिए गए हैं यहाँ पे, 2 मोल्स दिए गए हैं, तो इसको भी 2 लिख दो। आर की जगह मैं कितना लिख सकता हूँ यहाँ पे, आर की जगह हम लोग लिख सकते हैं, आर की टर्म्स में ही आंसर है तो आर को लिखे रहने दो। और टेम्परेचर कितना है मेरा 127, यानी कि 400 केल्विन है, यानी कि इसको डाल दो 400, तो कितना आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 800 आर। यहां से आंसर आ जाएगा 800 आर, ठीक है। अगर आपसे यहाँ बोलता डायटमिक की जगह बोल देता मोनोएटमिक, तो क्या आंसर आता, कंफ्यूज कर सकता है, डायटमिक की जगह मोनोएटमिक दे सकता है। सर मोनोएटमिक में कोई रोटेशनल डिग्री नहीं होती, तो आंसर 0 आता। यहाँ रोटेशनल डिग्री पूछा, टोटल नहीं पूछा, ध्यान रखना, यहाँ उसने सिर्फ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी पूछा है, तो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछा है, ठीक है ना। तो रोटेशनल डिग्री होती है क्या, मोनोएटमिक में नहीं होती, इसलिए यहाँ पे सिर्फ हमें क्या देखना था कि मोनोएटमिक है डायटमिक है, उसको ध्यान से देखना था। A diatomic ideal gas has undergoes a thermodynamic process as shown in the figure. The molar specific heat capacity of the gas. तो सबसे पहले आपको देखो यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, डायएटमिक है, ठीक है ना। डायएटमिक में हम लोगों को पता है गामा 7/5 होता है ना, ये हम लोग जानते हैं, ठीक है। और हम इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में डिस्कस करते हैं। पहले हमें देखना है ये प्रोसेस कौन सी प्रोसेस है, फिर ही तो डिसाइड होगा क्या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में आप लोग क्या समझ सकते हो, वॉल्यूम टेम्परेचर से आप क्या सीख सकते हो, देखो ध्यान से, अगर आप वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर की बात कर रहे हो तो हमें क्या समझ में आ रहा है, वॉल्यूम प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, वॉल्यूम प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। ये तभी होता है जब प्रेशर कांस्टेंट होता है, और प्रेशर कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या हो गया, ये कौन सी प्रोसेस है, आइसोबारिक में हमें पता है आइसोबारिक प्रोसेस है, तो सी मेरा सीपी के बराबर होगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मेरी सीपी के बराबर हो जाएगी। यानी कि इस केस में मुझे पता है, मुझसे मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पूछ रहा है, यानी कि सीपी पूछ रहा है, तो सीपी कितना हो जाएगा मेरा यहाँ पे बोलो,
हमें पता है Cp का फॉर्मूला क्या हो जाता है, याद है ना, अभी हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था, हम इसका फॉर्मूला ये भी जानते हैं, F/2 + 1 RT, यही तो होता है, F/2 + 1 RT, ठीक है ना, T नहीं है, सॉरी R, ठीक है ना। तो यहाँ से हमें पता है ये डायटोमिक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 5/2 + 1 7/2 R, ठीक है ना, ये कितना आ जाएगा 7/2, सॉरी 7/2 R, तो ये 7R/2 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। याद रखना यहाँ प्रोसेस कौन सी है, ठीक है ना, हम लोगों को पता है डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस के बारे में, हमें इन जनरल पता है जो मेरा C होता है वो किसके इक्वल होता है, हमें पता है C किसके बराबर होता है, दिस इज स्पेसिफिक मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये क्या कहलाता है, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अलग अलग प्रोसेस के लिए अलग अलग वैल्यू है इसकी, है ना। हम जानते हैं आइसोबारिक के लिए इसको हम क्या बोलते हैं, C को हम बोल देते हैं Cp, सॉरी C इज इक्वल्स टू हम क्या बोल सकते हैं Cp, ठीक है ना, और Cp को और हम क्या बोल सकते हैं Cv + R। Cv है क्या, अगर हम आइसोकोरिक प्रोसेस की बात करें, आइसोकोरिक प्रोसेस में C मेरा Cv के बराबर होता है ना, बट आइसोबारिक में जो होता है C मेरा Cp से ज्यादा होता है, आइसोबारिक प्रोसेस में मेरा C बढ़ जाता है, वो Cp के इक्वल हो जाता है, यानी Cv + R हो जाता है। आइसोकोरिक में C मेरा सिर्फ Cv आता है, मोलर स्पेसिफिक कैपेसिटी सिर्फ Cv होती है, ठीक है ना। एडियाबैटिक प्रोसेस में हम लोगों ने देखा था, अगर हम एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करें तो एडियाबैटिक प्रोसेस में मेरा C 0 हो जाता है, क्योंकि मेरा ΔQ 0 है, तो ये तो मिलेगा ही नहीं, ठीक है ना। आइसोथर्मल प्रोसेस में ये 0 हो जाता है, आइसोथर्मल प्रोसेस में ये इनफाइनाइट हो जाता है, सॉरी आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, dt मेरा 0 होता है, इसलिए मेरा C इनफाइनाइट होता है, ठीक है ना, इसलिए ये जो मेरा होता है C मेरा कैसा हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है। आप अलग अलग प्रोसेसेस में इसके बारे में डिस्कशन कर सकते हैं, और इन जनरल पॉलीट्रॉपिक में भी मैंने बताया था हम C को आराम से निकाल सकते हैं, पॉलीट्रॉपिक में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, कोई पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस आ जाए, ठीक है ना, कोई भी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस आ जाए, PV की पावर अल्फा कुछ ऐसे आ जाए इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो वहां पे हमारा C किसके इक्वल हो गया था, वो आ गया था हमारा R और 1 - गामा -1 डिवाइडेड बाय अल्फा -1, ये मेरा आ गया था, ठीक है। सो एक बार पीछे देख लेते हैं, हमने पूरी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस डिस्कस कर रखी है, हमें कोई पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में डाउट नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रोसेस में, हालांकि जो भी मैंने बताया है किसी भी प्रोसेस में हमें डाउट नहीं होना चाहिए। जस्ट मैं एक बार रिकैप्चुलेट करा देता हूं, ठीक है ना। यहाँ हमने अच्छे से अपनी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के बारे में पढ़ा था, कुछ भी रिलेशन मिल जाए प्रेशर वॉल्यूम में तो हम इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। अलग तरीके के रिलेशन, मैंने इसके 2 एग्जांपल्स भी दिखाए थे, वो देख सकते हैं। तो आज क्या क्या हम लोगों ने कवर किया है, इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लेते हैं। आज हमने पहले सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए हैं, ठीक है ना। इसके बाद आज हम लोगों ने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में डिस्कस किया है, गामा Cp/Cv होता है, इसके बारे में डिस्कस किया है, गामा को 1 + 2/f कह सकते हैं, हमने ये डिस्कस किया था। और क्या डिस्कस किया था, Cp Cv से ज्यादा क्यों होता है, इस पे हमने डिस्कशन किया, क्वेश्चन भी किए। हमने गामा देखा, मोनोएटमिक, डायटोमिक, ट्राइएटमिक के लिए क्या होता है, Cp Cv को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये देखा। फिर कुछ क्वेश्चंस किए, फिर हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा अलग अलग अगर हमें मोनोएटमिक, डायटोमिक, ट्राइएटमिक हमें गैसेस दे दे और हमें बोले एडियाबैटिक प्रोसेस है, तो इसमें कर्व कैसे कंपेयर करेंगे। हमने देखा मोनोएटमिक सबसे ऊपर होगा, उसमें प्रेशर का चेंज सबसे ज्यादा होगा मोनोएटमिक में, ये भी हम लोगों ने देखा था। फिर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करे, फिर हमने पॉलीट्रॉपिक पढ़ा जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया भी था, एंड देन डिफरेंट क्वेश्चंस किए, ठीक है ना। उसके बाद सिर्फ आज क्वेश्चंस ही है बेटा, थ्योरी में और कुछ खास नहीं है, मैंने क्वेश्चंस ही कराए हैं, ज़ेरोथ लॉ पढ़ाया है, ठीक है ना। कल क्या करने वाले हैं हम लोग, नेक्स्ट लेक्चर में क्या करने वाले हैं, मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूं कि अगर हम नेक्स्ट लेक्चर की बात करें, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा कार्नोट इंजन पे। हालांकि थोड़ा कंट्रोवर्सी है, वो आएगा नहीं आएगा, तो हम डेरिवेशन नहीं करेंगे, सिर्फ फॉर्मूला और कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे कार्नोट इंजन के सिंपल से, थोड़ा सा रेफ्रिजरेटर के बारे में सीख लेंगे, प्लस मैं आपको रिकैप दे दूंगा और क्वेश्चंस, बस क्वेश्चंस, ठीक है ना, क्वेश्चंस रिकैप यही चीजें चलेंगी और कुछ नहीं, ठीक है। मैं चाहता हूं आज का लेक्चर आप अच्छे से देखें और आप लोग क्या करें, होमवर्क में डीपीपी को सॉल्व जरूर करें, डीपीपी को बिल्कुल लाइटली ना लें, डीपीपी को सॉल्व जरूर करें। अगर मॉड्यूल है जैसा कि मैं हर बार कहता हूं तो आप उसकी एक्सरसाइज कर सकते हैं, अभी के लिए आप 1 एक्सरसाइज ही करें क्योंकि वो नीट्स के लिए ज्यादा रेलिवेंट एक्सरसाइज है। अगर आप थोड़े से एक्स्ट्रा क्वेश्चन करना चाहते हैं 2-3 पे चले जाएं, बट थोड़े से हाई लेवल क्वेश्चन है, बट 1 एक्सरसाइज बहुत अच्छे से आप कर लें, ठीक है।
जितने क्वेश्चंस बने आप उसको अच्छे से सॉल्व करें, प्लस डीपीपी अच्छे से करें, नहीं डीपीपी सॉल्व होती डीपीपी सॉल्यूशंस को रिकमेंड करें। ठीक है, अब मैं चलता हूं, अलविदा, टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बाय।